Recording. एक बात ज़बां पर आए रे, एक बात ज़बां पर आए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, कहते हुए दिल शर्माए रे, कहते हुए दिल शर्माए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मन धीरे धीरे गाए रे। आज कोई है आने वाला, कोई है आने वाला, हो आने वाला कौन, ये क्यों बतलाऊं, हो ये क्यों बतलाऊं, ये क्यों बतलाऊं, हो ये क्यों बतलाऊं। आज कोई है आने वाला। मोह मेरा बचपना, मोह मेरा बचपना ला दे, बलमा जवानी भना, मोह मेरा बचपना, मोह मेरा बचपना, मोह मेरा बचपना ला दे, बलमा जवानी भना, मोह मेरा बचपना। रहिए अब ऐसी जगह, चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम ज़बां कोई न हो, रहिए अब ऐसी जगह। सालों भरी रात है पर तू नहीं, ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्या है, तुम कहीं हम कहीं, सालों भरी रात है पर तू नहीं। मन का पंछी बोल उठा है, बोल बलम तोरे दिल में क्या है, बोल बलम। मन का पंछी बोल उठा है, बोल बलम तोरे दिल में क्या है, बोल बलम। क्या चीज है मोहब्बत, क्या चीज है मोहब्बत, मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे, क्या चीज है मोहब्बत। दिन गुजरा रात आई रे, बालम धड़कन लागा जी, मेरा धड़कन लागा जी, मेरी एक ना मानी है दिल, मेरी एक ना मानी है दिल, अब गम के आंसू पी, ओ जी धड़कन लागा जी, मेरा धड़कन लागा जी। नमस्ते सबको। थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया मेरे साथ। सबको प्रणाम। और आज सुरैया की पुण्यतिथि होती है, तो आज सुरैया पे प्रोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी था। अभी तुमने 7 8 8 गानों के टुकड़े चुने, छोटे 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 छोटे, सब सुरैया की आवाज़ में। ये सब के सब सुरैया के मैंने आज गुलाम मोहम्मद के साथ पिक किया है। गुलाम मोहम्मद का म्यूज़िक, सुरैया के गाने। मैंने इसके पहले पिछले साल प्रोग्राम किया था सुरैया और हुस्न लाल भगत राम के ऊपर।
तो सुरैया और हुस्नलाल भगतराम के प्रोग्राम के में आपने देखा था कि हुस्नलाल भगतराम के म्यूजिक में सुरैया ने कैसे गाने गाए। देवर फैंटास्टिक सॉन्ग्स। और मुझको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, 60,000 से ज्यादा व्यूअरशिप उसी प्रोग्राम की मिली हुई है। सो आई होप कि आज के प्रोग्राम में भी अच्छी व्यूअरशिप मिल जाएगी। सुरैया के साथ हुस्नलाल भगतराम का, गुलाम मोहम्मद का, और फिर अगर कहा जाए तो आई कैन वर्क विद नौशाद, बिकॉज सुरैया एंड नौशाद ऑल्सो हैव डन सम लॉट ऑफ म्यूजिक टुगेदर। हंसराज बहल के साथ भी सुरैया का कुछ काम है, उसी तरह बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी है, बट मेजरली काम जो है वो हुस्न भगतराम, गुलाम मोहम्मद और नौशाद के साथ है। दैट इज हाउ इट बिकम्स मोस्ट ऑफ सुरैया फिल्म्स। सुरैया पर बात करता रहूंगा और गुलाम मोहम्मद पे बात करता रहूंगा। तो सबसे पहले गुलाम मोहम्मद की बात इस तरह शुरू करता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद जो थे वो 1903 1903 में वो पैदा हुए थे बीकानेर में, बीकानेर इन राजस्थान। और राजस्थान बीकानेर में वो पैदा हुए थे। बीकानेर राजस्थान में पैदा होकर वो, उनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम था नबी बख्श। वो नबी बख्श जो थे वो अपने जमाने के बहुत पॉपुलर और फेमस तबला वादक थे, अपने जमाने के। उन दिनों वहाँ एक उस एरिया में राजा होते थे, उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह का जब आप राजस्थान की हिस्ट्री या बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह उनका जिक्र मिलेगा, मेंशन मैनी प्लेसेस। महाराजा गंगा सिंह जो थे वो बहुत ज्यादा प्रमोटर थे, आर्ट्स के भी और ये म्यूजिक के भी। आपको पता होगा कि एक फोक सिंगर थी, अल्लाह जिलाई बाई। बहुत ही वर्ल्ड फेमस फोक सिंगर थी वो अल्लाह जिलाई बाई। उनको प्रमोट करके उनको फेमस बनाने में महाराजा गंगा सिंह का काम था। तो नबी बख्श जो थे वो महाराजा गंगा सिंह के यहाँ तबला वादक थे और बहुत पॉपुलर तबला वादक थे। उनके बेटे गुलाम मोहम्मद 6 साल की उम्र से पब्लिक परफॉर्मेंस तबला की उन्होंने शुरू कर दी थी। तो अपने बाप से उन्होंने सीखा तबला, फिर ढोलक, और इस तरह की जो परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स थी वो उन्होंने सीखी। और 6-7 साल की उम्र से ही उन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी। इसके बाद बहुत कम उम्र में उन्होंने जे बी थिएटर, जोधपुर की कंपनी थी, जोधपुर और बीकानेर में परफॉर्म करते थे जेबी थिएटर, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो थिएटर में बजाया करते थे वो। उस उसी के चक्कर में बजाते बजाते ही टूरिंग करते थे थिएटर के साथ साथ। तो उसी के चक्कर में 1924 में परफॉर्मेंस करने के लिए, यानी कि 21 साल की उम्र थी जब उनकी, परफॉर्मेंस करने के लिए बॉम्बे आए थे और फिर बॉम्बे ही रुक गए। बॉम्बे इसलिए रुक गए क्योंकि बॉम्बे में उन दिनों जो लोग अपना थिएटर्स के लिए या साइलेंट फिल्म्स के काम के लिए यूज करते थे, उन्होंने फिर गुलाम मोहम्मद साहब को यूज करना शुरू किया तबला और इन सब कामों में। तो हुआ ये कि इन सब चीजों के बाद उनको पहला जो था, उनको 1943 में मेरा ख्वाब नाम की एक फिल्म से उनको पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि पहली फिल्म उनकी थी 1937 की बांके सिपाहिया। बांके सिपाही एक फिल्म है 1937, वो उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया। इसके पहले वो भर्तृहरि में असिस्टेंट थे 1932 में। आपको पता होगा भर्तृहरि फिल्म थी 1932 की, उसमें वो असिस्टेंट थे। और उसमें उनको नोट किया गया था दैट ही इज अ वेरी गुड तबला परफॉर्मर। तो वहां नोटिस से ही उनको फिर वो बांके सिपाही की फिल्म मिल गई उनको 1937 में। और 1943 में मेरा ख्वाब नाम की जो फिल्म थी वो सक्सेसफुल थी। उसके गाने बहुत चले, मेरा ख्वाब के बहुत चले। डोली 47 की एक और फिल्म थी, उसके गाने बहुत चले। लेकिन उनकी जिंदगी का जो पहला सुपर हिट था, मतलब जिसको कहा जाए रियल हिट गाना, पहला जो हिट गाना था वो फिल्म थी सुरैया की काजल। 1948 की काजल, सुरैया की फिल्म। काजल जो फिल्म थी वो सादिक ने डायरेक्ट की थी, एम मोहम्मद सादिक ने। और उसको प्रोड्यूस किया था मल्लिका पुखराज प्रोडक्शंस ने। ये मल्लिका पुखराज वही है जो गाने गाती थी। उन्होंने प्रोड्यूस की थी फिल्म और उन्होंने सुरैया को साइन किया था इसके अंदर, गुलाम मोहम्मद का म्यूजिक लिया था। और सारे के सारे गाने इसमें डीएन मधोक, दीनानाथ मधोक के लिरिक्स में थे। मधोक ने म्यूजिक दिया हुआ है, डीएन मधोक ने। और
गाने जो है ये गुलाम मोहम्मद के ट्यून के थे। तो पहला हिट इनको सुरैया की आवाज में ये वाला गाना मिला था जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये इसका पहला हिट था। मेरी रिकॉर्डिंग के लिए माफी माफी करिए दीजिएगा मुझको, क्योंकि इसकी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं है। बट वॉट एवर आई कुड गेट, आई एम प्लेइंग दैट सॉन्ग। इसको सुनते आइए। हमने काजल का गाना सुना। ये काजल सुरैया और वास्ती की फिल्म थी, बड़ी हिट फिल्म थी, बहुत पॉपुलर थी, बहुत अच्छे गाने थे। एक गाना मैंने अपनी मेडली में भी इसका बताया बजाया था, दिन गुजरा रात आई, बड़ा प्यारा गाना है वो भी, आपने वो भी सुना इसके अंदर। तो काजल जो थी, मैंने आपको जैसा बताया कि ये इनके जिंदगी का पहला हिट, गुलाम मोहम्मद की जिंदगी का पहला हिट था काजल। लेकिन आपको ये बड़ी अजीब लगेगी बात सुन के कि ये काजल तो इनकी पहली हिट थी 1948 की, बट ये फिल्मों में म्यूजिक 1934 से दे रहे थे, और उसके बाद इनकी पहली हिट इतनी लेट आती है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पर, कि मैं उसकी कहानी पर आता हूँ थोड़ी देर पर, लेकिन 1940 के आसपास से जब संजोग फिल्म बनी थी नौशाद की, तब से ये नौशाद के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। तो नौशाद साहब के साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और इंडिपेंडेंटली फिल्मों में म्यूजिक भी दे रहे थे साथ साथ। ही वॉज डूइंग बोथ द थिंग्स टुगेदर। तो ये इनकी पहली हिट मैंने आपको सुनाई। इस गाने का हमने सुन लिया, हमको पता चल गया कि भर्तृहरि मैंने आपको बताई, उसमें ये नोटिस हुए थे, और उसके बाद इनका मेरा ख्वाब और डोली मैंने बताई आपको, वो इनकी हिट गाने, हिट फिल्में, हिट सॉन्ग्स थे। मैं आ जाता हूँ अपने अगले गाने के ऊपर जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये मैंने गाना ले लिया है फिल्म, दो गाने लिए हैं मैंने फिल्म शायर से। शायर 1949 की फिल्म है, देवानंद और सुरैया की, कामिनी कौशल भी थी उनमें। बहुत ही बड़ी हिट थी फिल्म। ये वन ऑफ दोज देवानंद सुरैया पेयरिंग है जो कि बहुत बहुत ज्यादा चली थी फिल्म और हिट थी। इसके डायरेक्टर चावला थे और प्रोड्यूसर सेठ जगत नारायण थे। जगत नारायण, यस यू आर राइट रिया जी, कुछ गाने शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं, लेकिन जो मैंने बजाए वो डीएन मधोक के हैं। दिन पे दिन बीते जाए डीएन मधोक का है, वो शकील का लिखा हुआ नहीं है। शकील के गाने हैं काजल में, यस यू आर करेक्ट, बट दी सॉन्ग्स दैट आई प्लेड आर बाय डीएन मधोक। अभी शायर के जो गाने हैं वो शकील के लिखे हुए हैं। शायर के जो गाने बजाऊंगा आपको, दो गाने सुनाऊंगा आपको शायर के, शकील के लिखे हुए। मैं आपको बता रहा था कि इसमें सेठ जगत नारायण ने इसको प्रोड्यूस किया था। आपको पता होगा, बड़ा फेमस मुकेश और लता का गाना है, ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। बहुत ही पॉपुलर गाना था वो, मुकेश और लता वाला। खैर, सूर्या के गाने भी फिट थे, आइए उनको भी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आइए।
ये हमने एक गाना सुना शायर फिल्म का। एक गाना और सुन लेते हैं शायर फिल्म का, फिर मैं इस पर बात करूंगा, गुलाम मोहम्मद पर और सुरैया पर। आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको भी सुन लेते हमें तुम भूल बैठे हो, हमें तुम भूल बैठे हो, तुम्हें हम याद करते हैं, तुम्हें हम याद करते हैं। जुदाई में तुम्हारी रात दिन फरियाद करते हैं। हैं। जी, ये थे शायर के गाने जो मैंने आपको सुनाए सुरैया के। एक मैंने गाना मेडली में बजाया था, और वो भी आपने सुना था शायर का। काजल का भी गाना मैंने मेडली में बनाया था, जो काजल में डुएट बजाया था मेडली में, तारों भरी रात है पर तू कहाँ, वो शकील का लिखा हुआ है। वो रफ़ी साहब के साथ डुएट था, मैंने मेडली में बजाया। दैट इज शकील। ये दोनों गाने भी शकील के हैं जो अभी शायर के बजाए हैं। अब सुरैया और गुलाम मोहम्मद की जो पेयरिंग है, ये सारी मिला के टोटल 6 फिल्मों की पेयरिंग है। और 6 ही फिल्मों में इन्होंने जितने गाने, कोई 22 सॉन्ग्स दे हैव डन टुगेदर, 22 गाने। और वो 22 गाने भी जो उन्होंने किए हैं वो मोस्टली बहुत पॉपुलर और बहुत हिट हुए थे, बड़े अप्रिशिएट हुए थे गाने। अगर आप गुलाम मोहम्मद का म्यूजिक सुनते हैं तो पिक आउट ओनली गुलाम मोहम्मद एंड लिसन टू गुलाम मोहम्मद सॉन्ग्स। उन्होंने अपनी जिंदगी में 37 फिल्मों में म्यूजिक दिया है। 37 फिल्म। और आप सबको पाकीज़ा तो पता ही है, खैर एवरीबडी नोज पाकीज़ा। तो गुलाम मोहम्मद की फिल्मों के गाने अगर आप सुनते हैं तो आपको प्योर टेस्ट ऑफ राजस्थान मिलता है। उन्होंने 100% राजस्थान के म्यूजिक को अपने गानों में अडॉप्ट किया है। 100% तबले में, 100% ढोलक में, पखवाज में, हर चीज में उन्होंने राजस्थान का म्यूजिक अडॉप्ट किया हुआ है। कॉम्पोजिशंस में भी जहां पर वो रागों को यूज करते हैं, वो रागों को भी वो राजस्थानी फोक के तरीके से ढाल के यूज करते हैं। अब यही चीज आपको जमाल सेन के म्यूजिक में भी सुनाई देती है। जितने जमाल सेन का म्यूजिक आपको सुनता है, शोखियां है या दायरा है, वो सारा फिल्म का म्यूजिक आपको प्योर राजस्थान का म्यूजिक सुनाई देता है। और इसी तरह टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट खेमचंद प्रकाश के म्यूजिक में भी आपको राजस्थान का म्यूजिक सुनाई देता है। ऑफ कोर्स खेमचंद प्रकाश वाज अ मास्टर टू ऑल ऑफ दीज पीपल, बट उसके म्यूजिक में भी आपको राजस्थान सुनाई देता है। तो गुलाम मोहम्मद का म्यूजिक अगर आप सुनते हैं, पाकीज़ा के जितने गाने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपने सुने हैं, 100% राजस्थान म्यूजिक है। 100%। कोई कंटेमिनेशन है ही नहीं उसमें। इसीलिए इतना खूबसूरत लगता है हमको सुनने में वो गाने। मैं अपने अगले गाने पर आ जाता हूँ। ये मैंने फिल्म मालिक से लिया हुआ है। मालिक वॉज 1958, सुरैया एंड तलत महमूद। तलत महमूद वॉज द हीरो हेयर। मैंने आपको एक मेडली में गाना सुनाया था, मन धीरे धीरे गाए रे मालूम नहीं क्यों। दैट इज तलत महमूद एंड सुरैया डुएट। एक आपको अभी गाना और सुनाने वाला हूँ, ये भी मालिक से है। मालिक के लिरिक्स शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं। मालिक की डायरेक्शन यूसुफ, एस एम यूसुफ की थी। लेकिन मालिक फिल्म जो थी वो प्रोड्यूस की थी नौशाद ने। नौशाद मेड दैट फिल्म, ही प्रोड्यूस्ड दैट फिल्म, बट ही गेव द म्यूजिक टू गुलाम मोहम्मद इंस्टेड ऑफ कंपोजिंग हिमसेल्फ। उस उन्होंने ही गुलाम मोहम्मद से कहा था कि तुम म्यूजिक दे दो। फिल्म उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मालिक उन्होंने 3-4 साल पहले ही अनाउंस, 1952-53 में अनाउंस कर दी थी कि मैं ये फिल्म बनाने वाला हूँ। जब अनाउंस की थी तब शायद वो खुद उसमें म्यूजिक देने का इंटेंशन रखते थे। लेकिन 58 तक आते आते उन्होंने गुलाम मोहम्मद को कहा कि आप म्यूजिक दीजिए इसमें। तो मालिक का म्यूजिक गुलाम मोहम्मद का है। अब गुलाम मोहम्मद और सुरैया की खूबसूरती, दी ब्यूटी इन हर वॉइस, उसकी आवाज में जो प्योरिटी थी ना, जो दिल को टच करती है, सीधा दिल के अंदर आके उतर जाती है उसकी आवाज सुरैया की।
इतनी खूबसूरत आवाज थी सुरैया की, अनकंटैमिनेटेड। उसमें कोई भी कंटैमिनेशन नहीं था कि किसी गुरु ने कहा हो ये सीखो या वो सीखो और बंध जाएगी किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के साथ। नो, सुरैया वॉज अ फ्री फ्लोइंग सोल, एकदम फ्री फ्लोइंग सोल, जिसकी आवाज सीधी सीधी दिल में उतर, और इतनी मीठी है उसकी आवाज कि उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। इस गाने में सुनिए, मालिक के इस गाने में सुरैया की आवाज गुलाम मोहम्मद की म्यूजिक पे कितनी खूबसूरत सुनाई देती है आपको। आइए गाना सुनते हैं मालिक का। गरीबों के लिए ये जिंदगी झूठी कहानी है। हाथ में मिला के हमें बन गए अनजान रे वाह रे भगवान, वाह रे भगवान रे वाह रे भगवान। हाथ में मिला के हमें बन गए अनजान रे वाह रे भगवान, अरे वाह रे भगवान। दिस वॉज सुरैया सिंगिंग फॉर गुलाम मोहम्मद इन मालिक। एक चीज आप नोटिस करेंगे जब आप सुरैया के गाने सुनते हैं तो, कि वो नोट्स को ट्रैवल करती हैं और ट्रैवल करके उन नोट्स के ऊपर एक 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 करके नेविगेट करती हैं नोट्स को। ये बिल्कुल उनका अपना तरीका है, और इतने प्यार से करती हैं, बड़ी एबल तरीके से करती हैं, ये उनका अपना तरीका है। ये बिल्कुल अलग है, सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम बोथ दी मंगेशकर सिस्टर्स, और फ्रॉम नूरजहां, और इवन फ्रॉम अदर सिंगर्स ऑफ दैट टाइम। आप देखते हैं कि जैसे ये नोट्स को एक एक को नेविगेट करती हैं, वो बहुत इनका अपना ही तरीका है गाना गाने का। इनकी खूबी एक और थी कि ये शब्दों के बीच में, यानी कि अल्फाज के बीच में जब बोलती हैं, गा रही होती हैं, उनके बीच में ही सांस छोड़ भी देती हैं और सांस ले भी लेती हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि ये गाने में सांस कहाँ ले रही है कहाँ छोड़ रही है। कितना डिफिकल्ट नोट्स को बोलती जा रही हैं, गाती जा रही हैं, लेकिन रुक के इन्होंने सांस नहीं ली, वो आपको पता ही नहीं चलता। जो कि जो कि जो कि बहुत सारे शुरू शुरू के लता के गानों में तो बड़ा साफ सुनाई देता है, आशा के गानों में तो बहुत में सुनाई देता है, रफी साहब के गानों में सुनाई देता है, मुकेश के सुना सुनाई देता है। हालांकि सबने ट्रेनिंग ली हुई थी अच्छी अच्छी। ये ये सुरैया की खूबी थी, जो कि उनकी इनबॉर्न खूबी थी, जिसको उन्होंने शुरू से ही अपने गानों में ढाला है। तो ये सुरैया, जो कि इस समय, जबकि काजल रिलीज हुई थी फिल्म, शी वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल की उम्र थी सुरैया की तब। तो आप सोचिए कि वो तब से ही, उसके पहले से ही गा रही हैं इतना अच्छा। तो अगर तब से वो इस तरह की आवाज मॉड्यूलेशन करके गा रही हैं और अच्छी तरह बता रही हैं गानों को, दिस वॉज सुरैया। एब्सोल्युटली स्टनिंग, स्टनिंग इन हर डिलीवरी ऑफ सॉन्ग्स। इट इज वेरी सैड कि उनके इतने थोड़े से गाने हैं, 300-400 गाने बस, दैट्स ऑल। आई एम सो सॉरी एंड सैड अबाउट दिस होल थिंग। कीर्ति जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नो, आई एम नमस्कार। सॉरी भाई साहब, मुझे कुछ नहीं कहना था। हाँ जी, फॉरगिव मी। आप कुछ कहना चाहते थे ना, उंगली उठाई थी आप। जी नहीं 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 नहीं, आपको सुन रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कीर्ति जी। किसी ने कुछ कमेंट करना हो या कहना हो तो अपना हाथ उठा दीजिएगा, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड, या इसमें उठा लीजिएगा, जो चैट बॉक्स है उसमें अपना हाथ उठा लीजिएगा तो आई कैन सी द हैंड, और अपना कमेंट कर लीजिए अगर आपको कमेंट करना हो या कुछ पूछना हो तो भी। यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मैं हर समय चैट पढ़ता नहीं हूँ, तो मेरे लिए रीड करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ राजा जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद निरंजन जी आप बोलिएगा। पहले राजा जी आप बोलिए। Of course, Suraya's voice was very, very good. However, she is more known for her association with Devanand. So I want to know a little more about that, please. गॉसिप गॉसिप। हाँ निरंजन जी आप बताइए।
मेरा गुलाम मोहम्मद के ऊपर कुछ कहना है। उन्होंने पीछे जाकर नौशाद साहब के असिस्टेंट भी हुए, और मैंने पढ़ा भी है कि अनिल विश्वास के साथ भी थे वो। 10 10 12 साल शायद वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ढोलक और तबला के हिसाब से थे। और नौशाद साहब ने एक किताब में लिखा है, जर्रा जो आफताब बन गया, एक किताब मेरे पास है, पुस्तक। उसमें उन्होंने कहा है कि गुलाम मोहम्मद मुझसे सीनियर थे। वो बॉम्बे आने से, वो 1924 में बॉम्बे आए थे गुलाम मोहम्मद, और मुझसे सीनियर थे, लेकिन वो मेरा असिस्टेंट बनने में कोई एतराज नहीं था उनको, क्योंकि नौशाद साहब का बहुत नाम हो चला था आफ्टर रतन, आई थिंक, आफ्टर फिल्म रतन। सो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, और उन्होंने असिस्टेंट होके काम भी किया उनके साथ, नौशाद साहब के साथ। थैंक यू। ठीक कहा आपने। अब आपने बात छेड़ी है तो मैं इस पर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ आपको कि जब 24 में ये आ गए थे यहाँ पर, अपने गुलाम मोहम्मद बॉम्बे में आ गए थे और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था डिफरेंट लोगों के लिए। तो 1932 में जब ये भर्तृहरि के लिए इनको एक्नॉलेज किया गया था एज द बेस्ट तबला प्लेयर ऑफ दैट टाइम, तो उनको उन दिनों 60 रुपए महीना की तनख्वाह मिलती थी, 60 रुपीज पर मंथ इन 1932। इट वॉज अ वेरी वेरी हैंडसम अमाउंट इन दोज डेज। तो ये उन दिनों में फिर ये झंडे खान के असिस्टेंट हो गए थे। ये स्टार्टेड हेल्पिंग एंड असिस्टिंग झंडे खान, गुलाम मोहम्मद। तो झंडे खान के यहाँ जब ये असिस्टेंट थे और स्टूडियो में रेगुलरली आते जाते थे, तो स्टूडियो के ही बाहर इन्होंने एक दिन देखा था कि नौशाद वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू द स्टूडियो मल्टीपल टाइम्स, और उनको बाहर से ही जो गुरखे और दरबान होते थे, पठान होते थे, वो बाहर से ही धक्का मार देते। तो ये कई बार देखने के बाद ये नौशाद साहब को पकड़ के अंदर ले गए झंडे खान से मिलवाने के लिए, कि एक लड़का है जो बाहर बैठा है बहुत दिनों से, ये आपसे मिलना चाहता है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। और नौशाद साहब ऑर्गन प्लेयर के हिसाब से झंडे खान के साथ उन्होंने काम शुरू किया अंडर गुलाम मोहम्मद ट्यूटलेज। अब जब नौशाद साहब झंडे खान के वहाँ एज असिस्टेंट जम गए, तो इन्होंने ही, गुलाम मोहम्मद ने ही उनको प्रमोट करवा के 40 रुपए महीना उनकी सैलरी करवा दी। दिस इज द थिंग बिहाइंड नौशाद एंड गुलाम मोहम्मद। और जब उसके बाद, हालांकि 1934 से गुलाम मोहम्मद इंडिपेंडेंटली फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हैं, 34 35 से, लेकिन उसके बाद भी एक्चुअली 1937 में जो बांके सिपाही थी, ये इनकी पहली फिल्म थी, आई स्टैंड करेक्टेड। 34 में तो झंडे खान के साथ काम कर रहे थे, तो 37 में ये कर रहे हैं। उसके बाद जब 1940-41 से नौशाद साहब का फिल्मों में ज्यादा काम बढ़ गया, एंड ही आस्क्ड गुलाम मोहम्मद टू जॉइन हिम एज असिस्टेंट टू हेल्प हिम इन दी परक्यूशन डिपार्टमेंट। तो सारा तबला वगैरह जो ऑर्गेनाइजिंग था, ये सारा परक्यूशन जो है गुलाम मोहम्मद हैंडल करते थे नौशाद के लिए। सो गुलाम मोहम्मद देन बिकेम एन असिस्टेंट टू नौशाद। 12 साल तक 20 फिल्मों में, 20 फिल्म्स, 12 ईयर्स ये नौशाद के असिस्टेंट रहे गुलाम मोहम्मद। 12 साल, 20 फिल्में, संजोग से लेकर आन तक। अगर आप नौशाद की निकालेंगे फिल्मोग्राफी, देखिए संजोग से लेकर आन तक ये असिस्टेंट थे इन 20 फिल्म्स। और उस दौरान 17 इनकी अपनी फिल्म्स रिलीज हुई थी। गुलाम मोहम्मद की अपनी 17 फिल्में उस दौरान रिलीज हो गई थी। सो ही वॉज डूइंग असिस्टेंट जॉब टू नौशाद, एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग इंडिपेंडेंट फिल्म्स। अब आपको एक बात बताता हूं यहाँ पर। दिस इज अ कमेंट दैट हैज बीन मेड बाय वेरी वेरी रिनोन्ड पीपल, एंड इन वन ऑफ द बुक्स इन हिज राइट अप्स वी ए के रंगा राव हैज मेंशन्ड दिस ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमेंट, मैं आपको बताता हूँ, इसको सुनिए। रंगा राव साहब ने ये लिखा है, और मैंने औरों के मुंह से भी सुना है ये, और ये अनिल बिस्वास के मुंह से भी मैंने सुना है। अनिल बिस्वास के साथ गुलाम मोहम्मद असिस्टेंट कभी नहीं थे। हाँ, उनके उसमें टीम में आकर वो तबला वगैरह बजाया करते थे, वो सबके लिए बजाते थे,
आपको बताऊं एक बात और, बिफोर आई गो टू दी रंगाराव कमेंट। ये जो तक दिना दिन है ना, बरसात की रात, बरसात के गाने में, बरसात में हमसे मिले तुम सजन तक दिना दिन, दिस तक दिना दिन इज प्लेड बाय गुलाम मोहम्मद. So he was doing it for Shankar, who came and requested him कि आइए प्लीज डू इट फॉर मी. एंड शंकर वॉज न्यू कमर, जूनियर टू हुसन लाल भगत राम. बट गुलाम मोहम्मद जानते तो थे कि ये म्यूजिक देना चाहते हैं और इनको क्या चाहिए. तो जो तक दीना दिन बजाया हुआ है ना उस गाने में, वो गुलाम मोहम्मद का बजाया हुआ है. तो ये गुलाम मोहम्मद बजाते तो थे, जो इनको रिक्वेस्ट करता था उनके लिए बजाते थे, अनिल दा के लिए बजाते थे. लेकिन यहाँ आपको ये बताऊं कि रंगाराव साहब का कमेंट, जो कि अनिल बिस्वास ने भी मुझे बताया, वो ये था कि नौशाद के गानों में, इन दोज 20 फिल्म्स फॉर द 12 years, नौशाद की उन फिल्मों में और गानों में, और उसके बाद भी नौशाद के गानों में गुलाम मोहम्मद की बहुत छाप सुनाई देती है, बहुत प्रोमिनेंट छाप सुनाई देती है. और यही बात मुझको मजरू सुल्तानपुरी ने बताई थी. फेस टू फेस मैंने बात की थी मजरू साहब से, उन्होंने यही बात बताई थी. नौशाद के म्यूजिक में आपको गुलाम मोहम्मद की छाप बड़ी क्लियरली सुनाई देती है. गुलाम मोहम्मद के म्यूजिक में आपको नौशाद का कुछ भी सुनाई नहीं देता. अब इस पर जरा ध्यान दीजिए इसको जरा सोचिए कि वो गुलाम मोहम्मद असिस्टेंट तो थे नौशाद के, पॉपुलर भी नौशाद बहुत थे और फेमस भी थे, लेकिन गुलाम मोहम्मद के म्यूजिक में नौशाद का आपको कुछ सुनाई नहीं देता, जबकि नौशाद के म्यूजिक में गुलाम मोहम्मद प्रोमिनेंटली सुनाई देते. This was Ghulam Muhammad's importance in the music that he was doing for people. हाँ, बरसात का वो टुकड़ा उनका बजाया हुआ है. अगले गाने पे आ जाता हूँ. मैंने ये अगले 2-3 गाने मैंने लिए हैं इनकी जो लास्ट फिल्म थी टुगेदर, सुरैया और गुलाम मोहम्मद की लास्ट फिल्म शमा, 1961 की शमा. तो ये अगले 3 गाने मैं आपको शमा से सुनाने वाला हूँ. बहुत पॉपुलर गाने थे, बहुत ही पॉपुलर गाने थे, बहुत हिट गाने थे, बहुत चले थे. इनफैक्ट वो जो लेखराज भाकरी थे, इसके डायरेक्टर थे लेखराज भाकरी, और कुलदीप सहगल प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के. वो लेखराज भाकरी ने एक जगह कहा था कि फिल्म तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, एकदम नहीं चली, डब्बा हो गई थी, पर जितने पैसे थे वो हमने रिकॉर्ड सेल से ही कमाए हैं. गानों की बिक्री से ही इन्होंने पैसे कमाए हैं सारे के सारे शमा के. सोचिए आप कि ये ये क्या था, उसका बुलंदी थी जो गुलाम मोहम्मद की थी. इसमें गाने ऑफ कोर्स सुमन कल्याणपुर के बहुत अच्छे गाने हैं, रफ़ी के बहुत अच्छे गाने हैं शमा में. निम्मी वॉज देयर इन द फिल्म ऑल्सो. लेखराज भाकड़ी मैंने बताया डायरेक्टर थे इसके. इसके गाने कैफी आजमी के लिखे हुए हैं, दे आर रिटन बाय कैफी आजमी. तो शमा के गाने सुनते हैं. आइए, सुरैया और गुलाम मोहम्मद का बहुत हिट म्यूजिक, बड़े पॉपुलर गाने. लेट्स एंजॉय दीज सॉन्ग्स. आइए. धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम. जी बिल्कुल, कैफी आजमी का कमाल. वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम. क्या कमाल लिखा हो. जहे नसीब अता की जो दर्द की तौबा. वाह, है ना कैफी का कमाल. क्या लिखते थे देखिए. अरूप जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए.
जी, आपने वो लाइन पकड़ ही लिया जिस पे मैं जिक्र करने वाला था। और इवन जो पहला स्टैंजा है, तो हम नॉर्मली फूल, चमन, ये हिसाब से हम बेसिकली किसी को ये बोलेंगे तुम तो फूल हो। यहाँ तो सीधा बाहर ही बोल दिया। मतलब तुम बाहर हो, मतलब सच एन अमेजिंग, मतलब इट क्रिएट्स अ विजन। एक पूरा ये दिखा, सीनरी दिख, लैंडस्केप दिख जाता है, जस्ट विद वर्ड्स। बिल्कुल ठीक। अमेजिंग। यस ट्रू। वेरी अमेजिंग वर्ड्स। क्या प्यारा लिखा हुआ है ये कैफी आजमी का। और एक चीज आप बताइए मेरे को, ये 1961 का गाना है। कहाँ कहीं पर आपको लगता है कि सुरैया की आवाज में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कि सुन रहा था कि काफी दिन से गा रही हैं, गाने की आवाज ठीक नहीं है, कुछ सुन रहा है ऐसा आपको? शी वॉज परफेक्ट, शी वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये फिल्म फ्लॉप थी। शी डिड नॉट एक्ट इन फिल्म। शी लास्ट फिल्म शी एक्टेड वाज 63 की रुस्तम सौराब। लेकिन लेकिन उसने एक्टिंग बंद करने के चक्कर में गाना बंद कर दिया था। कई लोगों ने उनसे कहा था कि आप प्लेबैक करिए, मगर उन्होंने नहीं माना। अगर गाती रहती तो हमको बहुत ज्यादा खूबसूरत गाने और मिलते। बट प्रॉब्ली शी नेवर वांटेड टू गेट इनटू रैट रेस। वो उस रैट रेस में, कंपटीशन में कभी आना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कैरी ऑन नहीं किया। बट सच अ ब्यूटीफुल वॉइस शी हैज, इवन इन 61 सॉन्ग्स दैट वी जस्ट प्लेड टू यू। मैं और आपको गाने सुनाऊंगा अभी क्षमा के। हाँ राजा जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। Yeah, okay, you gave half part of the answer. So she did not do playback singing as such. She sang only for herself, much the same way KL Sahgal. Did KL Sahgal also playback for anybody, or was it not popular then? No, no, he did not play back for anybody. If they would have taken his voice and put it on somebody on the film, It that's a would not different have. thing. अब जैसे इस शमा के गाने में, धड़कते दिल की तमन्ना में, कुछ लाइंस जो हैं वो निम्मी पर पिक्चराइज कर ली गई, but they are done on Nimmi, no रहा, no doubt. But it is not, she did not sing for Nimmi, she's singing for herself. एक फिल्म 1958 की है जिसका एक गाना है, आई एम सॉरी मैं रिकलेक्ट नहीं कर सक रहा इस समय, जो सुरैया ने साइन तो की थी, गाना भी रिकॉर्ड हुआ था, बट फिल्म नेवर गॉट मेड। इट वाज 1952-53 फिल्म, इट नेवर गॉट मेड। 58 में उसको बनाया एंड दे यूज दैट सुरैया सॉन्ग, एंड दे यूज्ड इट फॉर सम अदर हीरोइन। वो एक गाना है, पॉपुलर नहीं है, बट कभी ना कभी मैं जिक्र कर दूंगा उस गाने का, मुझको याद नहीं आ रहा इस समय। खैर, बट सूर्या वॉज नॉट अ प्लेबैक सिंगर, शी डिड नॉट डू एनी प्लेबैक्स। नूरजहां ऑल्सो डिड नॉट डू एनी प्लेबैक, शी नेवर डिड प्लेबैक। हाँ I बताइए। hear, I hear it was Anil Biswas who promoted playback singing. It हाँ, was he's the प्लेबैक father of playback प्लेबैक singing. सिंगिंग प्लेबैक सिंगिंग का काम सबसे पहले तो आरसी बोराल ने कलकत्ता में किया था, धूप छाँव की रिकॉर्डिंग के दौरान। फिर अनिल दा ने उसको स्टार्ट करवाया था बॉम्बे में। I तो see. इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉम्बे में प्लेबैक सिंगिंग अनिल विश्वास ने शुरू करवाई है। बिल्कुल सच Thank, बात है। thank you. हाँ जी। कोई और कुछ कहेंगे शमा के बारे में, या कैफी आजमी के बारे में, या गुलाम मोहम्मद और सुरैया के बारे में? इतना प्यारा हमने गाना सुना है जो दिल को सीधा टच करता है ना, 61 का। बोलिए निरंजन जी, बोलिए। मैंने शबाना आजमी से मिला था मैं 2010 में। मैंने ये जो आपने बजाया गाना, इसका जिक्र किया था, तो उन्होंने वो ज़्यादा खुश हुई थी। ये बहुत अच्छा गाना है, और ये गजल नुमा टाइप का है, जो आपने जो समा का गाना बजाया था, तो मैंने जिक्र किया था उनके साथ। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। अगले गाने पे आते हैं शमा के, ये भी 1961 कैफी आजमी का ही लिखा हुआ है। इसको भी इंजॉय करिए, बहुत प्यारा गाना है, यू विल लव द सॉन्ग अगेन। लवली वॉइस ऑफ सुरैया, आइए सुनते हैं। अरुण जी कुछ कह रहे हैं, अरुण जी। हाँ अरुण जी कहिए, आप क्या कहेंगे, पहले आप बताइए। अरुण जी कुछ कह रहे हैं आप? माइक नहीं। अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। अभी हाँ बोलिए बोलिए अभी बोलिए। आ रही है सर हाँ, आवाज? आ रही आवाज आ रही, बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई दे बोलिए रहा है? बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। तो विकिपीडिया में मैं पढ़ा था सर कि लता मंगेशकर जी से उन्होंने कहा था कि मैं अभी गाना वगैरह बंद करती हूँ। उसका रीजन उन्होंने बताया कि उनको लो बीपी की शिकायत हो गई थी, लो ब्लड प्रेशर की। सुरैया को? हाँ जी।
नहीं, सुरैया का, इतने में। नहीं, सुरैया का सिर्फ एक ही ये था कि मैं प्लेबैक नहीं करूंगी। और क्योंकि वो फिल्मों में एक्ट करना उन्हें बंद कर दिया था, तो शी डिड नॉट वांट टू सिंग। शी वॉज, अनिल बिस्वास ने खुद मुझे बताया है कि हमने उनसे प्लेबैक करने को कहा था। वारिस के हिट होने के बाद, वारिस के गाने बहुत हिट थे, आपको पता होगा, राही मत वाले। तो वो गाने हिट थे और उनको कहा था कि तुम प्लेबैक जारी रखो, लेकिन सुरैया ने कहा मैं प्लेबैक नहीं करूंगी, उन्होंने नहीं किया। दैट वाज द रीजन। ठीक है जी, नेक्स्ट गाने पे आ जाते हैं, इसको सुनते हैं, आइए एंजॉय करिए। मस्त आँखों में, मस्त आँखों में शरारत, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी, यूं ही शर्माने की आदत, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। मस्त आँखों में, मस्त आँखों में शरारत, कभी ऐसी तो ना थी। कोई बिजली है कि नस नस में जो लहराती है, मुझे क्या जाने कहाँ लेके उड़ी जाती है। ये वॉज टू ब्यूटीफुल, ये तो सच है। क्यों प्लेबैक करती किसी के लिए, बताइए। दीवाना वार लोग पागल थे सुरैया के लिए, दीवाना वार पागल थे एकदम। उनके घर के बाहर मजमा रहता था, भीड़ लगी रहती थी, और उस भीड़ का एक ही होता था कि एक झलक दिख जाए सुरैया की। पागल की तरह लोग खड़े रहते थे। पता नहीं कितने लोग बारातें लेकर पहुंच गए सुरैया के घर कि हमसे शादी कर लो। पता नहीं कितने, 7 तो मुझे पता है कि 7 तो ऐसे लोग हैं जो कि बारात लेके बैठे रहते थे कि हमसे हमसे शादी कर ली जाए। इतनी ज्यादा पॉपुलर थी सुरैया। और राजा जी, आपने जिक्र किया तो बताऊं कि सुरैया ने, ये ठीक बात है कि ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ जीत एंड विद्या, that is when Devanand and Suraya came together, and Suraya found Devanand very handsome and attractive and very polished and dignified. जो देवानंद का एटिकेट्स थे ना, उनका जो बिहेवियर था, एटिकेट थे उसके, बहुत ही अच्छे थे। तो वो सुरैया को बहुत अच्छा लगता था। फिर इसके पीछे दोनों लाहौर से थे। सुरैया भी लाहौर से थी और देवानंद भी लाहौर से थे, तो वो लाहौरी कनेक्शन भी एक था। इसके बाद वो, बस वो मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, तो सुरैया फेल इन लव विद देवानंद। पहले तो देवानंद यूज टू फील वेरी शाय कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी एक हीरोइन और इतना बड़ा नाम। आप सोच सकते हो कि सुरैया को फिल्म के लिए 1 लाख रुपए मिलते थे उन दिनों में, ठीक है। 1 लाख मिलते थे सुरैया को फिल्म के हीरोइन के लिए। उसके पैरेलल जो हीरो होते थे ना, Devanand included, and Rahman, Vasti, all these heroes that acted with her, Suresh, they used to get 10,000 rupees. आपको पता है क्या फर्क है 1 लाख और 10,000 रुपए में? ये फर्क था सुरैया में और उसके साथ काम करने वाले हीरोज। देवानंद तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बड़ा एक नाम है जो मेरे से इश्क करेगा। बट दे डिड फॉल इन लव, एंड देवानंद हैज ओपनली एडमिटेड कि दैट वाज हिज लाइफ्स ओनली एंड द वन लव। उसके बाद जो भी है वो है, अच्छा लगता है, लेकिन जो मोहब्बत थी ना, वो देवानंद को भी सुरैया से ही थी और सुरैया को भी देवानंद से ही थी। एंड सुरैया नेवर एवर मैरिड इन हर लाइफ। सुरैया ने कह दिया था अपनी नानी जो बीच में आ गई थी शादी के कि शादी नहीं कराने दूंगी, सुरैया सेड इफ आई डोंट मैरी हिम आई विल नॉट मैरी एनीबडी एल्स, एंड शी डिड नॉट। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई नेवर डिड, आई वॉज ट्रू टू माई लव, शी वॉज वेरी प्राउड। खैर, सुरैया की बातें करते रहेंगे। ये जो हमने आपको आगे गाना सुनाना है, मैं क्या निकालने वाला था आपसे, हाँ, शराब शमा का एक गाना और सुनाऊंगा आपको। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि ये इनकी जो गुलाम मोहम्मद की जो फिल्में थीं, ये 1952 में, इस बात का जिक्र हुआ था तो इस बात का जिक्र करता हूं अभी।
1952 में फिल्म आई थी दिले नादान। आपने सब ने गाने सुने हुए हैं, तलत महमूद के बहुत अच्छे गाने। वो ट्रायो, सुधा मल्होत्रा, जगजीत सिंह और तलत महमूद का तो इमॉर्टल ट्रायो है, वैसा तो बना ही नहीं सकता कोई दुनिया में। इतना खूबसूरत बनाया हुआ है वो गाना। बहुत प्यारे गाने थे उसके। दिले नादान ए आर कारदार की फिल्म थी। और कारदार जो थे तब तक दास्तान, दिल लगी, सब की सब फिल्में वो नौशाद के साथ कर रहे थे। तो कारदार और नौशाद के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक गुलाम मोहम्मद। तो जब उन्होंने दिले नादान के लिए गुलाम मोहम्मद को साइन किया था, तो गुलाम मोहम्मद ने भी तब नौशाद साहब के असिस्टेंट होने का काम छोड़ दिया था। दैट इज व्हेन ही स्टॉप्ड बीइंग द असिस्टेंट टू नौशाद, and that is when Kardar formed a separate camp where he did not want Naushad. Of course, they became friends again together later on. लेकिन उसके बीच में उनके आपस में खटकन बन चल रही थी, तो उन्होंने ये काम नहीं किया। तो दिले नादान के जो गाने जब बन रहे थे, तो उस समय नौशाद ने मना किया था लता को गुलाम मोहम्मद के लिए गाने के। कितना माना लता ने, कितना नहीं माना, ये मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं बहुत सारे गाने हैं इनके जो गुलाम मोहम्मद के उस टाइम के गाने हैं, जो सुधा मल्होत्रा और सुमन कल्याणपुर और इन सब लोगों ने गाए हुए हैं। बट दैट इज व्हेन इट हैपेंड। लता मंगेशकर ऑलवेज केप्ट वन ऑफ हर, ये रहता था उसके दिल में कि ये गुलाम मोहम्मद जितने भी गाने बनाते हैं, सारे के सारे गाने सुरैया को सोच के बनाते हैं। कि ये पाकीज़ा के जितने गाने बने हुए हैं वो सुरैया के लिए सोच के बनाए हुए हैं, दे दिए हैं मुझको बिकॉज वो मीना कुमारी के ऊपर पिक्चराइज होने थे। दैट इज वॉट शी मेंटेन्ड ऑल हर लाइफ अबाउट गुलाम मोहम्मद। एनी, अगला गाना सुनते हैं, शमा का एक और गाना। बड़ा प्यारा गाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगेन कैफी आजमी का लिखा हुआ, वन ऑफ हर लवली लवली वॉइसेस ऑफ सुरैया, एब्सोल्युटली स्टनिंग। आइए सुनते हैं। आपसे प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है। आपसे प्यार हुआ जाता है। वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या खूबसूरत गायकी है सुरैया की, कितना प्यारा गा रही है इसके अंदर। वाह, वाह। हाँ राजा जी, बोलिए, क्या बोले। It is clearly evident that when she breaks for her to take breath, it is not noticeable. She does it very effortless, seamlessly. That's what is the best part here. You Yeah, can you can see it in her singing कि सांस के लिए उनको रोकने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। seamless, इतने seamless. आराम से गाती हैं वो। वर्ड्स के साथ साथ सांस ले लेती हैं, वर्ड्स के साथ साथ छोड़ देती हैं। सीमलेस। I had not noted it earlier, but it is very visible here. यस, इट इज सीमलेस दैट शी डज। हाँ रूप जी, क्या कहेंगे, बताइए। जी, दो चीज। एक तो बेसिकली कैफी आजमी का कलाम फिर से, और हिंदी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है कि प्यार हुआ जाता है, मतलब अभी भी बेसिकली जारी है, यू नो। दैट्स वन। एंड जो इसका एक और स्टैंजा है, विच अगेन रिमाइंड्स ऑफ द प्रीवियस सॉन्ग, कि इस तमन्ना में कि तुम दोगे सजा, दिल गुनहगार हुआ जाता है। ब्यूटिफुल। क्या आदमी था यार, मतलब क्या सोच थी, सीरियसली। क्या ब्यूटिफुल। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देखिए आप। इस तमन्ना से कि मतलब तुम दोगे गुण सजा, दिल जी, गुनहगार हुआ जाता है, बताइए। जी, ब्यूटिफुल। क्या एक्सप्रेशन है, देखिए कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। सच कहा आपने रूप जी, थैंक यू। थैंक यू, कैफी साहब का कमाल। मैंने आपको सुरैया और गुलाम मोहम्मद के कॉम्बिनेशन के गाने सुनाए हैं। आई हैव प्लेड क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग्स। आई हैव प्लेड सॉन्ग्स फ्रॉम काजल, शायर, मालिक, शमा। मैंने इन सब फिल्मों के गाने आपको सुनाए हैं, लेकिन अब मैं आपको 1954 की फिल्म पे आ जाता हूँ, जो सुरैया और गुलाम मोहम्मद की सबसे बड़ी हिट फिल्म, विच वॉज द बिगेस्ट हिट। अपने अपने माइक्स को म्यूट करके रखिए जब आप बात नहीं कर रहे, प्लीज प्लीज म्यूट करके रखिए। जो इनकी सबसे बड़ी हिट थी, जिसको कि नेशनल अवार्ड मिला था,
गुलाम मोहम्मद को भी नेशनल अवार्ड मिला था, फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला था। सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब वॉज देयर लैंडमार्क फिल्म, एंड आई एम सो 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 हैप्पी, सो ग्रेटफुल टू सोहराब मोदी कि उन्होंने गुलाम मोहम्मद को चूज किया था फिल्म का म्यूजिक देने के लिए। सोहराब मोदी could have picked up anybody else, he could have done other people also। उन्होंने गुलाम मोहम्मद को पिक किया इसका। पर उन्होंने सोहराब मोदी ने अगली दो फिल्में भी गुलाम मोहम्मद साथ की थी, कुंदन भी, और एक और फिल्म जो है उसके बाद की वो भी की थी। हालांकि सौरा इसका गुलाम मोहम्मद का सबसे मैक्सिमम फिल्म्स अगर देखेंगे आप तो पी एन अरोड़ा के साथ हैं। ऑल इंडिया पिक्चर्स वाले जो पी एन अरोड़ा थे ना, उनके साथ सबसे ज्यादा फिल्में हैं गुलाम मोहम्मद की। लेकिन सोहराब मोदी के साथ ये इनकी फिल्म थी मिर्जा गालिब, जिसको कि नेशनल अवार्ड मिले थे। गालिब साहब की लाइफ के ऊपर बनी थी, भरत भूषण हीरो थे। मोदी ने इसको, सोहराब मोदी ने इसको खुद डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय सोहराब मोदी, मिनरवा मूवी टन के अंडर में। एक से एक गाना खूबसूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ना, तुमने गालिब की रूह को आवाज दे दी है या उसका गाने को गाया अच्छी अच्छी तरह। ये वही हाल है सुरैया का। अब आप गालिब की शायरी सुनते हैं सुरैया की आवाज में। इसके पहले जो हमने प्राइवेट सेशन किया था सैगल साहब के ऊपर पिछला, उसमें हमने बहुत सारे गालिब के गाने सुने थे और कुछ गालिब की शायरी सुनी थी। अब हम सुनते हैं फिर। ये दीज सॉन्ग्स आर कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड। इनमें जो शायरी है वो जरा सिंपल है समझने के लिए। तो पहला सुन लेते हैं, तलत महमूद के साथ डुएट है। अब मेरे को आप ये मत कहिएगा सुन के, और मत कहिएगा कि सुरैया जी इतना खूबसूरत गा रही हैं कि तलत महमूद तो उनके सामने एकदम फीके पड़ जाते हैं। पड़ ही जाते हैं भाई, क्या किया जाए, पड़ जाते हैं। वो कोशिश करके भी नहीं इसके बराबर खड़े हो सकते। एनीवे, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आइए इसको सुनते हैं, सुरैया और तलत महमूद की आवाज दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, क्या है। व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू गालिब, फिर कोई और चीज उसके सामने खड़ी नहीं होती, कुछ नहीं खड़ा होता। कोई ख्याल, कोई शायरी, कोई पोएटिंग, कुछ, एवरीथिंग इज गुड बट नथिंग मैचेस गालिब। जब गालिब को सुनना शुरू करते हैं ना, वो नशा बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग नशा हो। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है ना। कितनी सिंपल है ना फीलिंग। थाउजेंड ऑफ पीपल मस्ट हैव रिटन द सेम फीलिंग्स अगेन एंड अगेन, मगर हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। सच वंडरफुल थॉट दैट गालिब हैड। ये बाकी के लोग वहां से इंस्पायर करके अपनी पोइट्रीज को बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन जो ओरिजिनल थॉट है ना गालिब का, वो वो प्राइसलेस, मैचलेस है। इफ यू लिसन टू गालिब एंड यू रीड गालिब, एवरीथिंग एल्स फेड्स, एवरीथिंग फेड्स अप इन फ्रंट ऑफ इट। कोई चीज और अच्छी ही नहीं लगती। फिर लगता है कि पोइट्री की जो क्लासेस इन्होंने ले ली है ना, स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया है ना, वो कहीं और मिलता ही नहीं है। यस, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, अरूप जी क्या कहेंगे, आप बताइए। प्रोनाउंसिएशन ऑफ मुद्दा, बस। ब्यूटीफुल अगेन। मतलब एकदम करेक्ट जो होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। हम लोग नॉर्मली मुद्दा कहते हैं, बट एक्चुअली मुद्दा जो है, रियली रियली मतलब वो वो टाइम पे जो लाइक ट्रेनिंग होती थी, मतलब नॉट जस्ट वॉइस ट्रेनिंग बट इवन वर्ड्स ट्रेनिंग, मतलब दैट वाज अगेन सच सच अ क्लास एक्ट, सीरियसली। नहीं, जो सिंगर्स होते थे उनको भी आती थी ना प्रॉपर उर्दू। चाहे वो जी तलत हाँ। थे, चाहे तलत थे या रफी थे या सुरैया थी, इनको प्रॉपर जी उर्दू जी या सैगल साहब थे, उनको प्रॉपर उर्दू आती थी ना। जी जी। देवर देवर करेक्ट। उर्दू रीडिंग एंड उर्दू स्पीकिंग पीपल।
एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। इसीलिए वो ठीक बोलते थे, लिखते भी उसी तरह थे ना। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो आप मुद्दा नहीं लिखेंगे, आप मुद्दा लिखेंगे। तो जब आप लिखेंगे उस तरह तो उसी तरह पढ़ेंगे फिर उसको। इतना अच्छा लगता है ना सुन के। अच्छी अच्छी प्रोनाउंसिएशन और अच्छी बातों को सुन के कितना अच्छा लगता है, बताइए। सैगल साहब, ये सॉरी, हम गालिब साहब की बात कर रहे हैं और गालिब साहब के शेरों की बात चलती रहेगी। एंड सुरैया की डिलीवरी एंड हर ब्यूटीफुल रेंडिशन, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, सच सच स्वीट रेंडिशन ऑफ सुरैया, ब्यूटीफुल स्वीट वॉइस। अगला सुरैया का गाना सुनते हैं। ये फास्ट ट्रैक गाना है सुरैया का गाया हुआ। ये भी मिर्जा गालिब के ही गाने हैं। अब जो अगले कुछ गाने बजेंगे सब मिर्जा गालिब के गाने हैं, वो सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुलाम मोहम्मद की लास्ट फिल्म जो थी वो एक भोजपुरी फिल्म थी 1965 की, सैयां से नेहा लगाई बे। दैट सैयां से नेहा लगाई बे, ये स्वीट एंड सिंपल एंड ऑनेस्ट वॉइस, ठीक कहा शिखा जी आप। सैयां से नेहा लगाई बे 65 की फिल्म थी। 65 से ही इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। ही वॉज इन वेरी बैड हेल्थ शेप फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स एंड ही कुड नॉट इवन प्ले तबला। तबला भी बजा नहीं पाते थे, इतनी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 69 में उनकी डेथ हो गई थी गुलाम मोहम्मद की। हालांकि 72 में पाकीज़ा रिलीज हुई है, जो कि इनकी डेथ के बाद रिलीज हुई है। लेकिन पाकीज़ा के गाने 1960 तक सब रिकॉर्ड हो चुके थे, 1960 तक सब रिकॉर्ड हो चुके थे। तो आखिरली जो फिल्म थी वो भोजपुरी की 1965 की फिल्म थी। एक बात आपको और बताता हूँ कि जब ये परदेस का म्यूजिक दे रहे थे, 1950 का परदेस, आपको गाने याद होंगे, परदेस के बहुत पॉपुलर गाने थे। परदेस का जब म्यूजिक दे रहे थे 1950 का, तो और लता के लिए इन्होंने गाना चूज किया था, लता उसमें गाना गाने वाली थी। तो लता मंगेशकर इनके पास एक मैंडोलिन प्लेयर लेकर आई थी कि ये यंग लड़का है, मैंडोलिन बहुत अच्छी बजाता है, इसको अपने ग्रुप में ले ली। तो गुलाम मोहम्मद ने उनको पैसे देकर अपने साथ ज्वाइन किया था और वो मैंडोलिन बजाते थे गुलाम मोहम्मद के साथ। उस लड़के का नाम है लक्ष्मीकांत। ही वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने ज्वाइन किया था गुलाम मोहम्मद को एज अ मैंडोलिन प्लेयर ऑन रिकमेंडेशन बाय लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर इसीलिए उसको पहचानती थी क्योंकि वो हृदयनाथ के अच्छे दोस्त थे। उन दिनों से ही उनकी दोस्ती थी। तो ये उनके बारे में आपको बता दिया। उसके बारे में ऑल्सो आपको बताता हूँ कि सुधा मल्होत्रा जो हैं, गौहर 1953 में पहला गाना सुधा मल्होत्रा ने गुलाम मोहम्मद के लिए गाया था। गौहर 1953 का गाना है सुधा मल्होत्रा का, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है गुलाम मोहम्मद में। जो फास्ट ट्रैक गाना है उस पे आ जाता हूँ, मिर्जा गालिब का। इतना स्पीड में ये फास्ट ट्रैक में बनाया हुआ खूबसूरत गाना है। वही ब्रीदिंग एंड नेविगेशन टेक्निक ऑफ सुरैया, वो देखिए। नोट्स को नेविगेट कैसे करती हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में गाना गाया है तो आप इस चीज को नोट करेंगे। ये कैसे नोटिस, कैसे ये नेविगेट करती हैं कि गाने को, और नोट्स को कैसे डिलीवर करती है, इवन इन अ फास्ट ट्रैक सॉन्ग लाइक दिस वन हियर, विच इज ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार हो, अगर और जीते रहते यही इंतजार हो। आइए इसको सुनते हैं गालिब साहब। ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी, ये न थी, ये न थी हमारी किस्मत। तेरे तीरे नीम कश को। वो पता है ना आपको, कभी आपने ये सुना होगा कहीं पर, नीम कश आंखें, करेक्ट, आधी खुली आधी बंद। सुना है ना पोइट्रीज में लिखा हुआ लोगों का। ये वही नीम कश है। तेरे तीर नीम कश को, जो तूने चलाया है तो है, लेकिन पूरी तरह पार भी नहीं होता। ये खलिश कहाँ से होती अगर जिगर के पार होता। जिगर के पार तो गया ही नहीं ना, अंदर ही अटका पड़ा है ये। तो इसीलिए इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है ना। यही तो तेरा आधा चलाया हुआ तीर है ना। और क्या लिखती है ना इसमें गालिब साहब, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। लुक एट द एक्सप्रेशन,
खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सच ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, सच ब्यूटीफुल पोइट्री एंड एक्सीलेंट रेंडिशन बाय सुरैया। कितना प्यारा गाया हुआ है सुरैया जी का ये गाना, और कितनी अच्छी तरह से कंपोज किया गया है गुलाम मोहम्मद के द्वारा, गालिब साहब के डिफिकल्ट कॉम्पोजिशंस को सो ब्यूटीफुली डन। यू नो, अगर आपने ये फिल्म देखी तो होगी पहले भी, अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा देखिए, कितनी खूबसूरत लगती है वो। उफ, सुरैया लिक्स सो ब्यूटीफुल, स्टनिंगली ब्यूटीफुल, कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतनी खूबसूरत लगती है इस फिल्म में। आप स्पेल बाउंड हो जाएंगे उसको देख के। मैं तो हो ही गया था, खैर आप भी हो जाएंगे। तो आइए, हाँ रिया जी कहिए, आप क्या कहेंगी, पूछिए क्या कहेंगी, बोलिए रिया जी, बोलिए। हाँ हाँ जी। हाँ जी। बस मुझे ये आप जो कह रहे थे सुरैया के गायकी के बारे में, मुझे बस यही बात दोहरानी थी कि इस द वे शी सिंग्स इतना एफर्टलेस लगता है कि हमको लगता है हाँ ये तो बहुत आसानी से हम गा सकते हैं। बट मैंने अटेम्प्ट किया है उनके गाने को, एंड इट्स नॉट इजी एट ऑल। एंड वो ये इसमें जो मिर्जा गालिब में ही जो उनकी उनका दूसरा गाना है, पता नहीं आप बजाएंगे कि नहीं, नुक्ता चीन है गमे दिल, ये वाला गाना मैंने ट्राई किया है। एंड उसमें जो सेकंड वर्स में उनकी जो हाई नोट्स वो लेती हैं, it's just it's impossible to reach those notes and then come back, and she comes back from the high note to the low note, जो जो एकदम effortlessly वो लाती है उसको उनको वापस। it's just mind blowing, मतलब you just cannot imagine how she has done it, and not, despite the fact that she wasn't a trained singer, मतलब इतना अमेजिंग उनका क्या कहती हूँ मैं, क्या कह सकती हूँ मैं, उनकी टैलेंट है। और जो इसलिए आई विश आई डोंट नो गुलाम मोहम्मद जी ने क्या सोचा था, बट इन दैट ड्यूएट दिले नादान, आई विश की वो जो पार्ट जो तलत महमूद से उन्होंने गवाया, जो वो स्लाइटली हायर पिच में है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, एंड जो सुरैया जी ने गाया वो दैट इज इन अ लोअर पिच। आई विश ही हैड रिवर्स्ड इट। आई विश ही हैड gotten Talat Mehmood to sing the first part and Surya ji to sing the second part. It would have I don't know उन्होंने उनकी I mean वो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने क्या सोचा होगा कुछ कि ये पार्ट सुरैया जी बेटर गा सकती है या जो भी हो। बट मैं हमेशा जब वो गाना सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है कि आई विश रिवर्स किया होता हो तो मे बी द सॉन्ग वुड हैव साउंडेड बेटर। और द सॉन्ग इज ब्यूटीफुल नो डाउट, बट बस यही है, यही कहना था मुझे। थैंक यू रिया जी, आपने इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू इट। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यही तो मैं बताता हूँ ना, उनकी नेविगेशन जो है ना सुरैया की, नोट्स के ऊपर से जो गाना गाते हैं या ट्राई करते हैं ना, उनको पता होता है कि ये कितना मुश्किल है ये काम करना। इतना एफर्टलेसली सुरैया नोट्स के ऊपर ट्रैवल करती हैं कि बड़ा अमेजिंग लगता है सुन के। और ना उनकी आवाज क्रैक करती है, ना टूटती है, ना खराब लगती है, ना बेसुरी होती है, इतनी प्यारी लगती है। ना उसका श्रिल हमको चुभता है कि चुभ रही है आवाज, कुछ भी नहीं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन दिले नादान में रिया जी, अगर रिवर्स किया होता, एक बार सोचिए, अगर रिवर्स किया होता तो तलत महमूद की आवाज इतनी फ्लैट लगती आपको लोअर नोट्स में कि आप शायद इसको टॉलरेट ही ना कर पाते उस डुएट को। वो इतनी फ्लैट हो जाती तलत की आवाज अगर वो उस लोअर नोट में गाते और सुरैया हायर पे गाती, क्योंकि सुरैया दोनों नोट्स को बहुत कंफर्टेबली निभा देती थी, तलत को मुश्किल हो जाती कंपैरेटिवली। नॉट दैट तलत वाज नॉट गुड एट इट, बट कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाती। आई थिंक दिस इज व्हाई गुलाम मोहम्मद वुड हैव नॉट डन दैट, एज यू सेड कि इट शुड हैव बीन रिवर्स्ड। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन नुक्ताची है तो मैं बजाने वाला हूँ अब, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो नुक्ताची है गमे दिल, राग यमन पर कंपोज किया हुआ था गुलाम मोहम्मद साहब का, इसलिए बहुत ही खूबसूरत लगता है सुनने में। यमन राग तो हमेशा ही प्यारा लगता है कानों को। और उसके बाद ये जो है इसके अंदर जो रिदम पैटर्न है उसको सुनिए, और ये सुनिए कि रिदम पैटर्न के साथ सुरैया कैसे गाना गाती है। वो रिदम पैटर्न को निभाते हुए एक एक वर्ड उसी तरह बोलती है जैसे कि कहाँ पर तबले का ठेका पड़ना है, कहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा नोट, कहाँ लोअर नोट। गाना सुनिए, एंजॉय करिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुरैया ने निभाया गाना। और शायरी तो खैर गालिब साहब की है जो है, वो सुन नहीं रहे हम लोग। आइए इसको सुनते हैं, नुक्ताची हैं गमे दिल, राग यमन पर।
नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहां बात बनाए न बने नुक्ताची है गमे दिल What a voice. Can you please carry on, सुरैया जी? ये 3 मिनट का गाना सुन के मजा नहीं आता, आप भी 30 40 50 मिनट गाती रही है इस तरह, हमको ये सुनना है। क्या कमाल है, क्या कमाल। उन दिनों क्या होता था कि वी यूज टू वॉच द मूवीज इन दी थिएटर्स। तो थिएटर में फिल्म देखने का एक मजा ये होता था कि थिएटर अंधेरा होता था, अंधेरे में आप बैठे हैं और सामने स्क्रीन चल रही है, तो ईच टू हिज ओन। ऐसा तो था नहीं कि 4 5 लोग बैठे इकट्ठे ड्राइंग रूम में फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, ईच तो जो आपके इमोशंस हैं वो आपके इमोशंस हैं। आप रो पड़ते थे तो आप रो रहे हैं, आप हंसते थे तो आप हंस रहे हैं। तो ये इसी इमोशन के दौरान मैं जब अपने छुटपन के दिनों में, पता नहीं क्या क्या एज थी मेरे, आई प्रॉब्ली वाज 16 15 16 17, किसी एक उसी रीरन मॉर्निंग शो के हॉल में बैठ के मिर्जा गालिब देख रहा था। तो बस यूं लगा कि ऐसे हाथ से निकल के जो दिल है ना वो सामने से निकल के चला गया। बस उसके बाद से तो आज तक सुरैया के जैसा तो कोई बैठा ही नहीं दिल में आज तक। इतनी खूबसूरत लगती है इस फिल्म में। और जो गाती है गाना, जब मुक्ताची है गमे दिल फिल्म में स्टार्ट करती है, उसकी इंट्रोडक्शन होती है फिल्म में, इसी गाने के साथ उनकी इंट्रोडक्शन होती है। तो क्या लगता है ये क्या गा रही है, उफ। सच ब्यूटीफुल सिंगिंग। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए, रिया जी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी जी नहीं, मेरा नाम रोली है। हाँ जी रोली, और रोली जी जी हाँ, बोलिए। मैंने एक ये किताब पढ़ी थी, यासिर उस्मान साहब ने लिखी थी। इट्स अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन उर्दू मैगजीन्स, आई थिंक। पुराने जो जो रिसाले शमा वगैरह होते थे उनमें यस, कुछ यासिर, आर्टिकल्स। जी हाँ, यासिर यासिर अब्बासी। यासिर अब्बासी, सॉरी। अब्बासी, या शमा शमा के ऊपर है उनकी किताब, जी जी बहुत जी बहुत खूबसूरत किताब है, वेरी नाइस। जी हाँ, जी हाँ हाँ। बताइए तो बताइए। उसमें एक आर्टिकल है जो इस्मत चुगताई ने लिखा था सुरैया के ऊपर। जी अब तो उसमें कुछ चीजें थी जो उन्होंने उनके बारे में लिखी थी। अभी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि उन्हें एक्टिंग एक्टिंग क्यों छोड़ दी उन्होंने, या उन्होंने प्लेबैक दूसरों के लिए क्यों नहीं किया। तो उसमें इस्मत चुगताई लिखती हैं कि आपने गाना, व्हेन शी आस्क्ड हर व्हाई डिड यू क्विट सिंगिंग, so Suraya says, I detested it. I had no interest in singing and never took any formal training from some venerated ustad. People just happened to like my voice. I was made to sing and I just went ahead and did it. तो ऐसा ऐसा भी उन्होंने कहा है। अब ये नहीं कह सकते कि कहाँ तक हम इस्मत चुगताई के इस आर्टिकल की, आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ veracity that can be lent to this article. एंड ऑल्सो उन्होंने एक्टिंग के बारे में भी पूछा था उनसे, कि आपको कैसी लगती थी, आपकी फेवरेट आपके कौन से रोल्स हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स अबाउट क्विटिंग फिल्म्स, द इंटायर प्रोसेस जस्ट गॉट टू मी, शी सेज। I'm reading out actually. I will post pictures of this page. I was sick of shooting all the time. For years I hankered for adequate sleep. I couldn't even eat properly because I have a tendency to put on weight very quickly. I could only dream of getting to watch films or not shooting. It's a terrible thing to say, but I would be ecstatic when someone in the film industry passed away and shooting was stopped. I would fervently pray that may someone dies every day and the entire industry get ruined and destroyed. Toba toba. I don't know what had come over me. Now I catch up on all the sleep that I can. I go out to shop and have a great time. Though they are few in number, I have some very dear friends. I eat all that I want to and love spending time at my bungalow in Lonavala. So these are some inputs that I found in this book. Uh,
I was discussing this a few months ago with some friends who are, film music enthusiasts, and they said, we don't know. I mean, if really, I mean, if there's some truth in what Ismat ji is writing, so that grain of doubt will always be there. But I just wanted to share this with everybody here. रोली जी, थैंक यू सो मच। मेरे पास ये किताब है, आई हैव गॉट द यासिर अब्बासी बुक विद मी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई हैव रेड इट एंड आई हैव लाइक्ड इट वेरी मच। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक इनका इंटरव्यू है सुरैया का, विच इज़ यूट्यूब पे आपको कहीं मिल जाएगा या प्रिंट में कहीं मिल जाएगा आपको। वो शी इज़ प्रॉब्ली द लास्ट इंटरव्यू दैट शी हैज़ एक्चुअली गिवन। इट वाज विद सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित इनके घर गई थी इनसे कुछ बातें करने के लिए, और सुलक्षणा पंडित ने वो इंटरव्यू पब्लिश किया हुआ है। तो सुलक्षणा पंडित ने यही बात इनको पूछी थी, तो सुरैया ने, दिस मस्ट हैव बीन लेटर ऑन बिकॉज सुलक्षणा पंडित तो बाद की बात है, तो सुलक्षणा पंडित के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड सुलक्षणा पंडित कहती हैं कि मैंने सुरैया जी को यही पूछा था, या तो सुरैया ने कहा कि आफ्टर अ सर्टन टाइम आई वॉज लाइक अ कैश मशीन फॉर माई नानी एंड फॉर माई मामा। उनको ये था कि मैं कैश मशीन हो गई हूं, तो मुझे देखकर वो अलग अलग जगह में कभी फिल्मों के लिए पुश पुश कर रहे हैं, कभी गानों के लिए पुश कर रहे हैं। तो इस तरह पुश होते होते लगता था कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए मुझे यूज किया जा रहा है। सो दिस इज वाई आई वॉज सो मच अगेंस्ट एंड आई थॉट कि फिल्मों में अब एक्टिंग में बंद कर दूं। आई डिड नॉट वांट टू डू इट एनी मोर। मेरा मन नहीं को छूट गया था उसमें से। आई वॉज ओनली वर्किंग बिकॉज नानी एंड मामा वॉन्टेड मी टू वर्क। फिर वो ये भी कहती हैं कि जब वो देवानंद वाला एपिसोड हो गया था, विच शी टॉक्स टू सुलक्षणा पंडित, एंड शी सेज कि जब मेरा ऐसा एक एपिसोड हो गया था एंड दे पुट वेरी हैवीली ऑन मी, माय नानी, माय मामा एंड द कम्युनिटी, कि तू ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। शी सेड आई रियली रिबेल्ड फ्रॉम इनसाइड। She said it took 2 or 3 years to really come out, and then to be expressive कि मैं फिल्म साइन ही नहीं करना चाहती, मैं गाने नहीं गाना चाहती। आई वॉज ऑलवेज अंडर अ प्रेशर कि तुम वेट पुट ऑन नहीं कर सकती, ये नहीं खा सकती, वो नहीं। एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। खाना उनकी कमजोरी थी, बहुत ज्यादा पसंद करके खाती थी, जो उनको पसंद था वो बहुत प्यार से खाती थी। बिरयानी तो उनकी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। ये तो हमको एनी जी के चचा मियाँ ने भी बताया हुआ है। तो बिरयानी तो उनकी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। बिरयानी तो पसंद लव करके खाती थी। तो ये खाने का रिस्ट्रिक्शंस, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इसका रिस्ट्रिक्शंस, देवानंद के साथ तुम शादी नहीं कर सकती, इसके रिस्ट्रिक्शंस। एंड देन शी सेज कि देवर लाइक 10 मोर पीपल दैट वर इम्पोज्ड अपॉन मी कि तू इससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले, इससे शादी कर ले। सो शी सेड आई वाज फेड अप ऑफ ऑल दिस, and she said I really stopped acting because I did not want to sign films anymore. This is what happened in her life actually, and you can't blame her, you can't blame her. अगर वो कहती थी कि मैं डिटेस्ट करती हूँ, तब आपको जब फोर्स किया जाता है कुछ करने के लिए तो, लेकिन वो डिटेस्ट किए हुए में भी इतने खूबसूरत गाने गाती थी। यही तो कमाल की बात है ना, कि ना वो एक्टिंग करना चाहती थी, ना वो गाने गानी चाहती थी, फिर भी इतना खूबसूरत गाती थी और इतना प्यारा उनके गाने लगते थे। In 63, when we saw her last film, Uttam Saurabh, we see that she has put on weight. She had put on weight, and but her voice was impeccable. वो सजाद के लिए गाती हैं कैसी अजब दास्ता। शी इज फैंटास्टिक। उसकी आवाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, कौन बोलना चाहते हैं, क्या बताइए। हाँ जी, somebody was speaking in between, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए अरुण जी, हेलो बोलिए बोलिए। सर, ये मिर्जा गालिब के बारे में जब पंडित जी ने उनका तारीफ किया था कि आपने रूह जगा दिया है मिर्जा गालिब का, तो उन्होंने खोला था ये कमेंट उनके लिए ऑस्कर से भी बड़ी बात है। और 98 में बाई सेंटेनरी उनका कुछ ये किया था दिल्ली में शायद, मिर्जा गालिब तो बाई सेंटेनरी सेलिब्रेशन में अटल बिहारी वाजपेयी के उनके कमल करो द्वारा उनका सबका स्वागत किया था। और दिले नादन का गाना सर हमने बचपन में सुना था, लेकिन आज पूरा गाना सुना, उससे लगा कि जो एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है वो बहुत बढ़िया दिखाया उन्होंने। मतलब एक्सचेंज ऑफ इमोशंस एक दूसरे के लिए जो होती है
इसी टाइप का इमोशन एक्सचेंज वाला गाना है सर, मैं ना भूलूंगा, जो थर्ड स्टैंजा है उसका, बरसता सावन हो महकता, मतलब दोनों एक दूसरों का तारीफ अरुण जी, करते अरुण जी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जमीन और आसमान का कंपैरिजन भी बेटर होगा देन दिस सॉन्ग। आप हैं। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, प्लीज डोंट इवन टॉक यस, अबाउट नहीं इट। आई कंपेयर मीन नहीं। दैट इज नो कंपैरिजन टू व्हाट गालिब और व्हाट नो। गुलाम मोहम्मद हैज क्रिएटेड। एब्सोल्युटली यस नथिंग। सर। सो अब इट इज गोइंग टू पुट अ बैड टेस्ट इनटू आवर माउथ इफ वी टॉक अबाउट इट। छोड़ दीजिए बस। नो नो, स्टॉप। नॉट एट ऑल सर। अभी अभी हमने गालिब साहब का जो सुना है, हमारे लिए तो सुरैया सुरैया इज द ऑस्कर इन गालिब, विद गालिब एंड गुलाम मोहम्मद। हमको तो किसी और ऑस्कर की चिंता ही नहीं है। ऑस्कर में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद दैट। हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छिपाए ना बने। बताइए कैसा कैसा इसका वो है। आज भी यही है ना, सोशल मीडिया में अगर मेरे नाम पे कुछ चला जाए तो छुपाए नहीं बनता, वही हो जाता है ना कि गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को किया जाए। क्या कमाल था, देखिए एक्सप्रेशन उसका गालिब साहब का। तब का लिखा हुआ है, ये 200 साल पहला आज भी वैलिड है उसी तरह जैसे तब था। नेक्स्ट गाना सुन लेते हैं गालिब साहब का, सुरैया का गाया हुआ अगला गाना गुलाम मोहम्मद के म्यूजिक में। इसको भी सुनते हैं। हमारे पास अब 3 गाने बचे हैं, तीनों को सुनते हैं जल्दी जल्दी, एंड वी कैन देन टॉक एंड ओपन अप टू एनीबॉडी हु वांट्स टू से एनीथिंग। आइए अगला गाना सुनते हैं। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, और हम जबा कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह। बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, बनाना चाहिए नहीं है, बनाया चाहिए। इट शुड बी ऑलरेडी देयर, बना बनाया। बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए। ठीक। पासबां कोई, नोबडी शुड टेक केयर ऑफ मी। पास पास का रहने वाला भी कोई ना हो। क्या डिस्पेयर, कितना ज्यादा इस कविता के अंदर गालिब साहब ने लिखा हुआ है। और सुरैया तो नोट्स को ऐसे क्रॉस करती है, और एक एक लाइन के अंदर वो अपना जो थोड़ा थोड़ा असर जोड़ती है ना खुद। जिस लाइन को रिपीट करती है उसमें थोड़ा सा अलग जोड़ती है, जो पहली लाइन गाती है उसमें थोड़ा सा अलग जोड़ती है। वो जिस तरह से एक्सटेंशंस को जोड़ती है ना अपने आप, शी इज अनपैरेलल्ड, शी इज अनपैरेलल्ड। कीर्ति जी क्या कहेंगे बताइए। जी शुक्रिया। वी हैव हर्ड सो मेनी सॉन्ग्स डाउन द इयर्स, लेकिन लेकिन ये गाना इतना बेमिसाल है कि नथिंग, नो अदर सॉन्ग, एटलीस्ट फॉर मी, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इमोशनल होपलेसनेस as much as this song has over the years. मैं करीबन 6 साल, 6 या 7 साल का था जब पहली बार देखी थी। उस दौर में आई वॉज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन जिस तरह से ये जो जो शुरू होता है, उसकी जो मेलोडी शुरू होती है प्रिल्यूड की, इट स्टेड विद मी राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम अंटिल आज, कि जब आपने एक बार फिर बजाया है इस गाने को। और इट्स, you cannot describe the emotions that it creates. You cannot describe it. It is the best song of its kind that I've heard over the years. और इनकी आवाज में तो क्या कशिश है। आ- मैं कोशिश नहीं करूंगा उनकी कशिश को समझने की या समझाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी मिठास है ना, इतनी मिठास है बिल्कुल उनकी आवाज। बिल्कुल। उफ, इतनी मिठास है, उफ। एकदम लगता है जैसे हनी टपक के आ रहा है एकदम कानों में। बिल्कुल मधु, सारा शहद लगता है कि कानों में आ गया। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक कहा कीर्ति जी आपने, स्टनिंगली ब्यूटीफुल। अगला भी शुक्रिया। सुन लेते हैं गाना, आइए मिर्जा गालिब का एक और सुनते हैं। ये हमने पिछले
प्रोग्राम में गालिब ये सहगल साहब की आवाज में भी सुना था हमने। इसको अब फिर से सुनते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। फिल्म के अंदर ये गाना सुरैया जब गा रही हैं तो बहादुर शाह जफर को इमोशनली मूव कर देती हैं। ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। बट बहादुर शाह जफर तो बहादुर शाह जफर थे, हम भी अपने सीट पर बैठे बैठे हिल गए थे जब गाना सुना था। तो चलिए सुरैया साहब को सुनते हैं, गालिब साहब को सुनते हैं, सॉरी, सुरैया की आवाज में दैट ब्यूटीफुल रेंडिशन ऑफ आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इस आह को चाहिए का ही एक टुकड़ा आपको इसके बाद भी सुनाऊंगा, पर पहले इसको सुन लीजिए। अगेन, एक्सट्रीमली वेल एग्जीक्यूटेड बाय सुरैया। वो नोट्स को कैसे कैरी करती हैं, एक्सटेंशंस कैसे करती हैं, लाइंस को जोड़ती कहाँ हैं, सांस कहाँ लेती हैं, वेरी ब्यूटीफुल, अनपैरेलल्ड। आइए सुरैया की आवाज में सुनते हैं आह को चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था और अब फिर बताता हूँ, जितना भी म्यूजिक आप सुनेंगे गुलाम मोहम्मद का, अब आप बाकी उसकी दूसरी फिल्में उठा लीजिए, मैंने तो सुरैया के गाने लिए हैं, बाकी फिल्में उठा लीजिए जो उन्होंने 37 बाकी फिल्में जो दी हुई हैं, चाहे वो अंबर है या चाहे वो अजीब लड़की है, परदेस है, इतने जो अलग 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 गाने हैं उनके, कि वो आपको हर गाना जो सुनेंगे ना उसका, गुलाम मोहम्मद का, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सारे के सारे गाने गुलाम मोहम्मद के आपको 100% राजस्थानी म्यूजिक सुनाई देगा। 100%, कोई इंटरपोलेशन नहीं है उसके अंदर, किसी किस्म का भी कोई भी और मिलावट नहीं है उसमें। पूरा राजस्थान का प्योर म्यूजिक सुनाई देगा आपको गुलाम मोहम्मद के म्यूजिक में। अब वो इसने बहुत सारे फास्ट ट्रैक्स उन्होंने और भी बनाए हुए हैं जो कि तेज गाने हैं, स्लो हैं, फास्ट हैं। और पाकीज़ा तो है ही पूरा 100% राजस्थानी म्यूजिक है, पूरा का पूरा। इतना सुंदर राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है गुलाम मोहम्मद ने अपनी लाइफ के अंदर। वो ये कोशिश ही नहीं करते कि इसमें थोड़ा सा पंजाबी मिक्स करूं, थोड़ा बंगाली मिक्स करूं, ये सब वो कोशिश नहीं करते। वो प्योर रखते हैं राजस्थान, और प्योर राजस्थान आपको उनकी हर कॉम्पोजिशन में सुनाई देता है। यही आपको इसमें सुनाई दिया है, जो आह को चाहिए एक उम्र असर के अंदर। क्योंकि जो राजस्थान के झूमर हैं या बाकी के डांसेस हैं, वो भी फास्ट ट्रैक डांसेस हैं, वो भी इसी तरह के हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो सुरैया ने कहा था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बिल्कुल यही दिखाया ना उन्होंने फिल्म के अंदर। जो फिल्म में सुरैया का कैरेक्टर जो है, उसमें डोमनी का कैरेक्टर जो है, उसमें उसका यही कैरेक्टर है उसके अंदर, कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आखिर का एक सुरैया का जो उन्होंने इस फिल्म के लिए गाया है, इसको हम ट्रैक्स पे नहीं मिलता है गाना, रिकॉर्ड पे नहीं है गाना, ये सिर्फ फिल्म के अंदर मिलता है, हमने फिल्म से ही लिया है गाना। उसको सुनते हैं थोड़ा सा, फिर आपकी जिसका जो दिल करेगा कमेंट्स करिए, बातें कर सकते हैं। उसको सुनते हैं, थोड़ा गालिब साहब की कमाल की शायरी और सुरैया की बहुत ही दिल को टच करने वाली रेंडिशन। आइए सुनते हैं। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक
होने तक खाक हो जाएंगे हम। हुस्न गम की कशाकश से छुटा मेरे बारी आराम से है पहले जफा मेरे शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है। शोलाए इश्क सियाह पोश हुआ मेरे गम से मरता। स्टनिंग, यस, गूज बम्प्स, स्टनिंग। बिना अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, बिना बीट्स के, और इतना खूबसूरत डिलीवर करती हैं। और हर एक लाइन को वो बड़ी बैलेंस तरीके से इतने प्यार से गा रही हैं सुरैया। उफ, यस, गूज बम्प्स। खैर, गालिब साहब तो जो लिखते हैं हमको पता ही है, हम सब पढ़ते भी हैं उनको। हाँ, रूप जी क्या कहेंगे, आप बताइए। बोलिए रूप जी, पहली बात तो दाद दूंगा कि जो सेशन रहा वाज एन रियली अपलिफ्टिंग, एनलाइटनिंग, एनरिचिंग सेशन। बहुत ही प्यारा सेशन था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि गुलाम मोहम्मद से शुरू होके हम सीधे सीधे, मतलब धीरे धीरे धीरे, वी एक्चुअली ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स सुरैया एंड गालिब, सो जहाँ पर सेशन वाज स्टार्टेड विद द ऑरा ऑफ गुलाम मोहम्मद, वहां पर ऑरा और बढ़ता गया, लेकिन समथिंग रियली मैजिकल हैपेंड टुडे। एंड दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगा कि ये जो लास्ट जो ट्यून्स थे, जो एडलिब थे, विदाउट एनी बीट या परकशन के थे, दे आर वेरी टिपिकल ट्यून्स जो नॉर्मली गजल जब कहते हैं मुशायरों में, तो ये ट्यून्स नॉर्मली बहुत इस्तेमाल होते हैं, जो आपने शायद प्यासा के कुछ एडलिब शेरों में भी सुने हैं, so but the way Suraya kind of delivered these tunes, there was something very special about her अदायगी, बहुत ही प्यारा लगा ये चीज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा रूप जी। देखिए, अब 31 जनवरी है तो सुरैया को याद कर रहा हूँ मैं। आज सुरैया की पुण्यतिथि है। और सुरैया तो एक ऐसी चीज है, ऐसी आवाज है, ऐसी शख्सियत है जो मुझे, शी नेवर लीव्स माय हार्ट। हमेशा ही साथ रहती है, चलो बगल में। तमर तमर नची सु तो हाँ, राजा जी आप क्या कहेंगे, बताइए। And one thing I notice, all the songs have pain and anguish in her voice. Was it the norm for the day, those days, or was it they exploited this from her नहीं voice? नहीं 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 राजा जी, दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पिक्चर एंड द सॉन्ग की सिचुएशन ना। दिस वाज द सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज बीइंग प्लेड व्हेन हर डेड बॉडी इज बीइंग कैरीड। उनका फ्यूनरल जब जा रहा है, जब कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में बजता है। तो ऑब्वियसली तो पेन तो होनी जरूरी है ना इसमें। तो ये तो, और पेन और एंग्विश तो जब लव ठीक से फ्लरिश नहीं होता और उसके बीच में प्रॉब्लम आती है, तो फिर एंग्विश और पेन तो होती है ना। I'm saying all her songs that we listened today had touch of pain and anguish That is the requirements that were needed, and that was of the day, yes, or those days, गुलाम yeah. मोहम्मद वे ऑफ कंपोजिशंस भी ऐसी आपको लगी होंगी। लेकिन ऐसे गाने भी बजाए थे ना, आपसे प्यार हुआ जाता है, उसमें तो मस्त आंखों में शरारत, उसमें तो थी नहीं कोई ऐसी पेन, तो आपको दिखी नहीं होगी। तो ऐसा, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड द सॉन्ग, दैट्स व्हाट शी वाज परफॉर्मिंग। हाँ जी, और कोई क्या कहना चाहते हैं, बताइए। एनीबडी वांट्स टू टॉक, एनीबडी वांट्स टू कमेंट। बहुत अच्छा पीयूष जी लगा। थैंक सुरैया यू। मेरी फेवरेट थी, इसलिए मैंने सुन लिया और बैक टू कॉलेज डेज में चली गई थैंक यू प्रभा। सुनते सुनते। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल, थैंक यू प्रभा जी।
थैंक यू। पीयूष जी, मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ जी तुषार जी, बिल्कुल बताइए। आ, एक तो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम पेश करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुरैया जी हम सबकी फेवरेट है, जाहिर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और सुरैया जी के गाने का क्या कहने, उनकी अदाओं का क्या कहने। मैं तो इस कदर कायल हूं उनका, और शायद मैं दुनिया में सबसे, उनके जितने परस्तार हैं, इनके जितने फैन हैं, उनमें सबसे करीबी मैं हूं, क्योंकि मेरी नेबर है वो। तो मेरे से ज्यादा करीब उनसे कोई नहीं है। मुझे ये बहुत बहुत ही ज्यादा मेरा खुश नसीब था कि उनके एल्बम मैंने बनाए। यहाँ तक कि मैजिक मोमेंट्स विद सुरैया, हिट्स ऑफ सुरैया, उनके घर भी मैं गया था उनको देने के लिए। और वारिस के भी गाने रिलीज किए थे। ये सारा उस वक्त का, मतलब मेरी यादें हैं जब मैं एचएमवी में काम करता था, तलत साहब के साथ भी काम करता था। तो सुरैया जी के साथ काफी वक्त बिताया, बातें करते, सुल्तान अरशद साहब के घर पे भी। और जो आपने फरमाया, वो खुद कहती थी कि मुझे गाना तो आता ही नहीं है। मेरे सामने कहा उनको, जबरदस्ती मुझे, अनिल दा को कहा, जबरदस्ती आपने मुझसे गवाया, नौशाद साहब ने मुझसे गवाया, मुझे तो गाना आता ही नहीं। तो ये सब, मतलब हम लोग तो सारे उनके फैंस थे, और उनके सामने बैठ के धड़कते दिल की तमन्ना गाया, और ये कैसी अजब दास्तां, और सारे वो पास रहे या दूर रहे, सारे गाने। उनके फेवरेट नैयर साहब थे, ये उन्होंने मुझे खुद पर्सनली कहा है। कि मैंने उनको पूछा कि आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन, मैंने कहा शायद हुस्न भगत राम, या गुलाम मियां, या तो नौशाद साहब का नाम लेंगी। बोले हाँ हाँ, मैंने उन सबके गाने तो गाए, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। आई वॉज वेरी लकी टू गेट ग्रेट सॉन्ग्स। लेकिन मेरे फेवरेट ओपी नैयर साहब हैं। और उनका फेवरेट गाना भी था दीवाना हुआ बादल। उन्होंने खुद मुझे बताया, इसके लिए इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, कोई डाइल्यूट करके नहीं बता रहा हूं मैं। तो उनके साथ तो मेरी खुद की जाती भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी वाली। और गुलाम मियाँ का म्यूजिक तो ऐसा है कि अगर मुझे किसी म्यूजिक डायरेक्टर रश्क होता है तो वो गुलाम मोहम्मद साहब से। और ये हमेशा मैंने अरशद साहब को ये मैं कहता था कि गुलाम मियाँ इतने महान कंपोजर हैं, इतने महान कंपोजर, मतलब आप समझ लीजिए कि, मतलब उनका कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि जो जरा भी 1% भी कम हो, मतलब परफेक्शन में। कहीं भी कोई ऑर्केस्ट्रा का बच्चा भी गलत नहीं है, कहीं उनके वर्ड की स्कैनिंग, कहीं कुछ नहीं। और नौशाद साहब का उनका फ्लेवर कितना मिलता हुआ है, ये सोचकर ही मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। क्योंकि नौशाद साहब मेरे आदर्श रहे हैं हमेशा। और गुलाम मियाँ ने उनके साथ बहुत काम किया। शायद जिंदगी के पहले कुछ 8-10 साल तो साथ में ही काम किया। तो मुझे बड़ा रश्क होता था उनसे कि सारा वहीं पे रहते थे और ये होता था। और बकौल सुरैया जी के दीवाना के जो दो गाने हैं, तारों भरी रात सजन, ये नौशाद साहब चले गए थे लखनऊ, और गुलाम मियाँ ने इसको विदाउट नौशाद साहब रिकॉर्ड कराया था। ये मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम की जानकारी के लिए कह, ये खुद मुझे सुरैया जी ने बताया था वेरी गुड। कि तारों भरी रात सजन जो गाना है, मतलब नौशाद साहब गाना सिखाकर, उनको कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो वो लखनऊ चले गए थे, तो गुलाम मियाँ साहब ने संभाला था। और काजल फिल्म जो थी, जिसके गाने गुलाम मियाँ के, और दिले नादान, मुझे लगता है नौशाद साहब प्रोड्यूसर थे उसके। हाँ। और नौशाद साहब ने गुलाम मियाँ को ये काम सौंपा था। इतनी दोनों में मोहब्बत थी बेतहाशा। और गुलाम साहब के जाने के बाद पाकीज़ा का जो म्यूजिक था वो भी नौशाद साहब ने, मतलब बकौल कमाल अमरोई के उन्होंने बोले जान फूंक दी फिल्म में, ये कमाल साहब कहते थे। तो तुषार ये सब बहुत तुषार बड़े लोग हैं, तुषार तुषार ये जी, बहुत। तुषार जी, जी। काजल जो थी वो मल्लिका पुखराज ने प्रोड्यूस की थी, मल्लिका पुखराज प्रोडक्शन थी। और दिले नारदान कारदार की फिल्म थी, जो हाँ, तो जो वो कुछ जो नौशाद साहब कुछ नौशाद साहब ने प्रोड्यूस करके गुलाम मोहम्मद से म्यूजिक करवाया था, वो मालिक थी। मालिक में मन धीरे धीरे गाए रे। मंदिर है वही वाली। हाँ, बिल्कुल। सॉरी।
मेरी गलती हो सकती है क्योंकि मुझे हाँ याद, लेकिन मुझे इतना याद जरूर था कि नौशाद साहब ने कोई अपनी फिल्म में हाँ, गुलाम बिल्कुल मियां का म्यूजिक लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना मुझे याद है। और गुलाम मियां तबला बहुत अच्छा बजाते थे, ढोलक बहुत अच्छा बजाते थे, आपको इसका जरूर पता होगा। और नौशाद साहब के, मैं समझता हूँ कि जो राइट हैंड थे, मतलब तबला नवाज करीम मियां, गुलाम मोहम्मद साहब के छोटे भाई। तो नौशाद साहब की म्यूजिक में जो तबला बजता है, जिसको हम नौशाद बाज कह सकते हैं, जो बाकी बाद में सब लोगों ने बहुत उसको अपनाया, मतलब मदन मोहन जी ने भी, नैयर साहब ने भी। लेकिन जो बायां जो ऐसे गोल गोल बजता है, जो आप बीज भंवर में आन फंसा है, उसमें बहुत खूबसूरत बाया बजा है। और वो भी दर्द का ही गाना है, या दिल लगेगा। रह गई बर्बाद कर वो खुशी की दास्तां, मेरे मालिक, दर्द। दिल के मालिक, न जाने कौन सी मन, जाने वाले अब तो आजा, जिंदगी मुश्किल में है। ये जो गाना है, नाम तेरा है जबां पर। हाँ, ये गाना है नाम तेरा है जबां पर। इसमें तबला जो बजा है, आप जरूर उस पे थोड़ी सी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसका तबला सुनिएगा। गुलाम मोहम्मद साहब के भाई साहब करीम मियां साहब, जिन्होंने ताउम्र नौशाद साहब के लिए तबला बजाया, और जो इतनी पूजा करते थे नौशाद साहब की, मैं उनसे मिल चुका हूँ। और उन्होंने इतनी, मतलब नौशाद साहब का नाम लेते हुए उनकी आंखें भर आई। तो ये बहुत ही मतलब कमाल के दो भाई थे, गुलाम मोहम्मद साहब और करीम। ये करीमी साहब। बहुत, उनके संगीत का क्या कहने, बस आपने जो बजाया है। और मुझे लगता है एक जो डिस्कशन हुआ था कि तलत साहब का अंतरा पहले क्यों नहीं और सूर्या जी का अंतरा क्यों नहीं, जी जी जी। तो वो सवाल जवाब की सूरत में है। सिचुएशन अगर आप देखेंगे फिल्म में, तो ये, मतलब पहला जो गाना है, वो तो गालिब साहब डोली में जा रहे हैं और सुनते हैं कि, मतलब उनकी गजल गाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो वो रुक जाते हैं और वो सुनते हैं। और ये गा रही हैं अपने तन्हाई में, अपनी बालकनी में। और दिली नदा तुझे हुआ क्या है, मतलब मुझे लगता है कि सोहराब मोदी साहब ये दिखाना चाह रहे थे कि ये चौधरी बेगम जो है, वो बड़ी, मतलब वो गाती रहती हैं, वो उनको शायरी से इतनी, मतलब इतनी मोहब्बत है। और वो गालिब साहब से इतनी मोहब्बत है, वो उनकी नज़में, सॉरी, उनकी गजलें गाती रहती हैं। ये दिखाना चाह रहे थे। इसके लिए गाना उन्हीं से शुरुआत हुई है, पहला अंतरा भी उन्हीं का है। और फिर इनका, तलत साहब का अंतरा आता है। ये मैं समझता हूँ, हो सकता है ये। और एक छोटी सी एक ट्रिविया है, अनिल विश्वास साहब ने जो बताई थी कि जब, क्योंकि अपना जो डिस्कशन है वो मिर्जा गालिब के साथ ही अभी हो रहा था, तो मिर्जा गालिब का जो मुहूर्त शॉट हुआ था, उसमें गुलाम मियाँ किसी वजह से नहीं आ पाए थे मुहूर्त में। और अनिल दा वारिस कर रहे थे उस वक्त। तो अनिल दा को भी, मतलब सोहराब मोदी साहब ने बुलाया हुआ था। अब मुहूर्त शॉट में उन्हें सुरैया जी का गाना चाहिए था। तो सुरैया जी ने कहा मैं तो नहीं गा सकती हूँ। तो सोहराब मोदी साहब ने अनिल दा से कहा कि आप याद करवा दीजिए, कुछ सिखा दीजिए। तो वो एक छोटे सा एक शेर है फिल्म में जो आता है, वो खड़ी खड़ी गाती हैं, दैट इज अ मुहूर्त शॉट, वो अनिल दा ने कंपोज किया था। ओ। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये गुलाम मोहम्मद साहब पे कुर्बान है, इतने प्यार से उन्होंने कहा था मुझे ये। और ये उस वक्त कहा था कि जब हम लोग गुलाम मोहम्मद साहब के घर से गुजर रहे थे, बाजार गए थे पपीता खरीदने, और साथ में जब जा रहे थे तो यहाँ पे गुलाम मोहम्मद साहब का, उनका घर, उनका बंगला आया और नीचे गुलाम मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा दादा, गुलाम मोहम्मद साहब का घर। तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो ये देखिए कितनी मोहब्बत होती थी बड़े लोगों को एक दूसरे से, एक दूसरे के काम से। तो ये एक जो मुहूर्त शॉट था सुरैया जी का, जो खड़ी है वो, बस दीवार नहीं है, कुछ एक जाली जैसा कुछ है, जहां तक मुझे याद है। आप अगर चाहे तो फिल्म वापस देखिएगा। और वो गाती है, एक कोई एक आध शेर गाती हैं। तो मुझे ये याद। याद उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट बनाकर उनको याद करवाया था। और उन्होंने कहा कि ये गुलाम यहाँ पे कुर्बान है। ये देखिए कैसी बातें हैं सारी। मुझे शॉट याद है, फिल्म का शॉट याद है ये। तो वो मुहूर्त शॉट था। हाँ। व्हाट वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तुषार जी, क्या कमाल की जी, बातें।
वाह वाह, जी जी। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे जो अरशद साहब के घर महफिल हुई थी ना, उसको तो मैं अगर डिस्क्राइब करने बैठूं तो आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा। हम लोग सब, आप बिल्कुल, आप सिर्फ सोचिए, सुरैया जी बैठी हुए हैं अनिला के पास और मीना जी और अनिला के बीच में, और हम लोग 50 लोग नीचे बैठे हुए हैं, सुल्तान अरशद साहब और मैं साथ में बैठे हैं, मैं बाजे पे बैठा हूँ, सब लोग मिलके उनके गाने गा रहे हैं। और यहाँ तक कि अनिल दा और मीना जी भी गा रहे हैं, सुरैया जी नहीं गा रही थी। हाँ बोले दादा मुझे तो गाना आता ही नहीं, मेरी तो आवाज बोलने की भी सुर में नहीं है। ये ऐसा सब माजरा था। अमेजिंग। हम लोगों ने धड़क के दिल की तमन्ना भी गाया, साथ में उसका म्यूजिक भी गाया, सब जो सितार का पीस बजता है वो भी हमने गले से गाया। और मतलब, और एक एक मिसरे पे हम लोग सब मरे जा रहे थे। मतलब उसकी अदायगी पे भी और उसकी धुन पे भी और उसके जो शेर जो आ रहे थे सब उस पे भी। मैं, आप बस सोचिए ये सब क्या क्या हुआ था। ये एनी को भी पता होगा, सुल्तान साहब ने बताया होगा, ये पूरा जो फोटोग्राफ्स भी हैं उसके, हाँ, तस्वीरें भी हैं, मेरी भी तस्वीर है वहां सूर्या जी के साथ, अनिल दामीना जी के साथ। तो मैं भी हूँ उस तस्वीर में, मेरी खुशकिस्मती। लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। तुषार जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने जो बातें शेयर की हैं, मेरे तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, इतना अच्छा लग रहा है नहीं, मुझे यहाँ सुनने के बाद। इतने अच्छे सब लोग थैंक सुन रहे थे, और मैंने सोचा मैं क्या हमेशा कुछ कह दूं, जरूरत नहीं होती। लेकिन अ, बस यहाँ पे सब अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। केरसी साहब ने भी इतना अच्छा, उनका जो फेवरेट गाना है वो मेरा भी फेवरेट गाना है, रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। यू। बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है, मैं कैसे कहूँ कि वो गाना क्या कर देता है। वो बस उनकी आवाज का जादू, वो रुकता ची है रामे दिल का जो शुरुआत का जो आलाप है। रिकॉर्ड में कम, वो भी बहुत एक मजेदार चीज है। और जो ये रही है अब ऐसी जगह है, वो एलपी है मेरे पास, तो एलपी में, अच्छा एक बताता हूँ, मैं पहले वो एलपी लेके आया, अ, मैंने इतनी बजाई को एलपी घिस गई। फिर मैं दूसरी रिकॉर्ड लेके गया, मेरे पास 3 कॉपीज है मिर्जा गालिब की एलपी के, 3 कॉपीज। और क्योंकि एक अगर खराब हो जाए तो दूसरी भी होनी चाहिए, ये सोच के, रीगल का लेवल है। हाँ ठीक है। और फिर मुझे कलकत्ते में एक जगह पे, एक कबाड़ी के पास, रही है अब ऐसी जगह की 78 आरपीएम मिली, ओ। जिसमें वो एंड वाला जो आलाप है वो पूरा है, एलपी में फेड आउट है। तो वो मैं बड़ा खुश हो गया था कि अरे, एक तरफ ये है, एक तरफ है बस में हर एक उनके इशारे पे निशान। और तो वो एलपी का जो आलाप, वो 78 में पूरा है, मुझे बहुत बहुत ही मजा आया था। और दूसरा जो एक उनकी जो एक अदा है, मैं गुजारिश करूंगा कि ये कुछ रखिएगा मत आप यूट्यूब पे, लेकिन ये जो, रिकॉर्डिंग चल रही है वैसे, आप कहेंगे तो मैं पॉज कर दूंगा। नहीं हाँ पॉज करे तो अच्छा है। पॉज कर दूं क्या? मतलब मेरा वाला पार्ट काट दीजिएगा, बस इतना ही मैं ये कहूंगा। पॉज करता हूँ, आप फिर अब बोल दीजिए जो बोलना है आप, और ऑन कर देता हूँ। कोई भी सुरैया का प्रोग्राम अरशद साहब को सलाम किए बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी अरशद साहब से बहुत थोड़ी सी ही दिनों की बात हुई थी, 2 या 3 महीने ही उनके साथ मेरा परिचय था। लेकिन हमारी बात यही हुई थी कि हम दोनों सुरैया पर एक साथ प्रोग्राम करेंगे, और वो बस हुआ नहीं, और अरशद साहब चले गए। तो उनकी याद के बिना और उनको सलाम किए बिना तो कोई सुरैया का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू तुषार साहब कि आपने इतनी बातें शेयर की, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया, अटेंड किया। थैंक यू सो मच। कोई क्लोजिंग में कुछ कहना चाहते हैं? अम, चावला जी, आप हैं मेरे प्रोग्राम में, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। सर अल्फाज नहीं है कुछ बोलने के लिए। तुषार जी ने जिस तरह से बातें की हैं और जो जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, एक दिमाग में एक तस्वीर उभर आई है सुरैया की, कि जो ये बताती है कि भाई क्या होना चाहिए एक औरत के अंदर। इट्स जस्ट मार्वलस। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। इट वॉज सो नाइस टू हियर हिम एंड सो नाइस टू सी द प्रोग्राम। शब्द नहीं है सर आज तो बोलने के लिए।
थैंक यू इट्स जस्ट बियॉन्ड थॉट सर, बियॉन्ड थॉट। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। तुषार जी को धन्यवाद। हाँ, तुषार जी के लिए तो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ, आई एम ऑलवेज नहीं नहीं, ग्रेटफुल। बहुत जबरदस्त बात की है सर उन्होंने। वेरी रेयर, कहीं से नहीं मिल सकती ये सब बातें, हाँ, कहीं से नहीं मिल सकती इन्फॉर्मेशन, ठीक बोला। कहीं से नहीं मिल सकती। इट्स रियली फैबुलस, बहुत बढ़िया। हाँ, केरसी जी शुक्रिया क्या सर। क्या कहेंगे, केरसी जी बताइए। शुक्रिया। इट इज ऑलवेज एन इमोशनल एक्सपीरियंस भाई साहब टू अटेंड योर प्रोग्राम्स। और तुषार साहब के साथ भी आज जो जानने को मिला है, हम तो बहुत लंबा जिए हैं लेकिन ये बातें हमें कभी महसूस नहीं हुई कि एक एक अदाकारा, एक गायिका, उसके दिल में क्या हो सकता है और उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है। वो इतने प्राइवेट लोग भी हैं और और हम समझना भी उनको चाहते हैं लेकिन वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप जैसे महान लोग जब समझाते हैं तो कुछ कुछ याद याद रह जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू केरसी जी, सबका शुक्रिया अटेंड करने के लिए। कोई कमेंट करना चाहते हैं लास्ट में बिफोर आई राउंड अप? अगला प्रोग्राम मेरा 14 फरवरी को, बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे, तो हमने सोचा था कि मैं राज कपूर पे प्रोग्राम करूंगा। क्या बात है। his romantic and good songs. So, or maybe other songs also, but I'll work on Raj Kapoor. तो मेरे को ज्वाइन करिएगा। और 28 फरवरी को, जो कि लास्ट नेक्स्ट वाली होगी, उस दिन मैं एक सिंगल फिल्म के ऊपर काम करूंगा। वन फिल्म, उसकी फिल्म के बारे में बात करूंगा और उसके गानों के बारे में बात करूंगा। तो अगली बार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। सुरैया सुरैया और नौशाद पे अभी प्रोग्राम नहीं हुआ है। वो नेक्स्ट सुरैया का प्रोग्राम सुरैया नौशाद पे करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। इंतजार रहेगा सर, इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। यस सर। ज्वाइन मी अगेन यस और सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी यस सर। ओके। या